नमस्ते, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम अगेन। काफ़ी दिन हो गया, रीज़न आपको मालूम ही है, कोविड। ठीक है, अभी तबीयत काफ़ी हद तक ठीक है, रिकवर हो गए हैं और अभी मेडिसिन चल रही है और चलेगी। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हम कुछ पढ़ाई करते हैं। हम पिछला वीडियो था जो हमारा वोल्टेज केंद्र से आज हमें स्टार्ट करना था सिंगल फेज ट्रांजिस्टर के बारे में, लेकिन कुछ लोड लाइन जो था उसमें अच्छे से बताया तो था, लेकिन कुछ चीज़ें जो छूट गई थी स्लोप लोप के बारे में। आज हम लोड लाइन के बारे में डीसी और एसी एनालाइज करेंगे और उसके बाद उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे ये समझ में आए कि लोड लाइन एग्जैक्टली कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, उसका प्रैक्टिकल वैल्यू, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस समझ पाएँ और क्यू पॉइंट जो होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट जो होता है वो कैसे मिलता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, ये सारी डिटेल लोड लाइन में आप आज हम पढ़ेंगे। आधा घंटा स्पेशली लोड लाइन पे लेंगे, उसके बाद वोल्टेज गेन को स्टार्ट करेंगे ताकि लोड लाइन पे कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में किसी भी एग्जाम्स में ना हो। ठीक है, ये नॉर्मल सा एक फिगर है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें पता है। इसको बोलते हैं प्लस BCC, इसको बोलते हैं CC कपलिंग कैपेसिटर। आगे वाले कपलिंग कैपेसिटर का मतलब जोड़ना, ऐसा कैपेसिटर जो आगे वाले ट्रांजिस्टर के सेकेंड स्टेज के लिए उसको जोड़ा जाए, यहाँ कपल किया जाए, उसको कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, एमिटर कैपेसिटर या बाईपास कैपेसिटर। इसका काम क्या होता है, बाईपास करना, इसमें ड्रॉप ना करके पूरा ड्रॉप यहाँ हो जाना, उसको बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर। लेकिन एक्चुअली में नहीं होता। एक्चुअली में इसका एक पार्ट जो होता है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये RE जो होता है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, RE1 और RE2। ठीक है, RE1 में ड्रॉप होता है और RE2 में ड्रॉप नहीं होता। इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको तो पता है, बोलते हैं RE लोड रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं RC। ठीक है, इसकी वैल्यू 10 माइक्रोफैराड, इसकी वैल्यू 100 माइक्रोफैराड, इसकी वैल्यू भी 10 माइक्रोफैराड। इसको बोलते हैं CIM। ठीक है, इंटरिंग कैपेसिटर भी बोलते हैं और इंटरनल कैपेसिटर भी बोलते हैं। ठीक है, या बेस कैपेसिटर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। वैल्यूज़ की बात करते हैं, ये R1 इसको बोलते हैं, ये R2 बोलते हैं। यहाँ पे ड्रॉप होता है उसको बोलते हैं V1, यहाँ पे ड्रॉप होता है उसको बोलते हैं V2। ठीक है, ये V1 V2 मैंने कैसे लिख दिया, जादुई छड़ी तो नहीं है, बताऊँगा, सब बताऊँगा। आइए हम बात करते हैं। हम DC लोड लाइन, AC लोड लाइन के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ा जाए, आइए पढ़ते हैं। अभी लेकिन जब भी हम पढ़ेंगे लोड लाइन के बारे में, हम DC के बारे में पहले पढ़ेंगे। DC के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि उससे अंदाज़ा कुछ मिल जाता है, कुछ रफ स्केच मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। DC के बारे में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि लोड लाइन निकालने का चाहिए पॉइंट 2, एक लाइन खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए ना भाई। 2 पॉइंट आसानी से मिल जाता है। IC जो मैक्सिमम IC होता है, DC जो मैक्सिमम VCC होता है, मैक्सिमम 2 पॉइंट मिले, यहाँ से खींच दी, इसलिए आसानी होता है लोड लाइन DC पहले बनाने में। उसके बाद हम Q पॉइंट पता कर लेते हैं और Q पॉइंट पता करने के बाद क्या करते हैं, हम AC लोड लाइन बना लेते हैं। अब Q पॉइंट कैसे पता होगा, AC लोड लाइन क्या, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ सब बताऊँगा। हमें DC लोड लाइन करना है, बनाना है। DC लोड लाइन के लिए आपको पता है कि DC वैल्यू होती है, इस पूरे सर्किट को हम DC के तहत काम कराते हैं और DC के जब बेसिस पे काम कराते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें हटती चली जाएंगी। ये हटिंग क्या भी है, जब सिर्फ DC जाएगा, AC नहीं जाएगा, सिर्फ DC के बारे में बात करेंगे। तो ये सिस्टम हट गया, ये पूरा सिस्टम यहाँ से हट गया, मिटा रहा हूँ, ये समझ जाइए, ये हट गया, चलो हटा दीजिए। ये जब भाई ये DC है तो ये RL भी खत्म हो गया, चलो हट गया। जब DC है तो ये भी खत्म हो गया, हट गया। अब क्या बचा हमारे पास, ये फिगर बचा ओनली फॉर DC के लिए। अब भाई तो R1 है तो R1 के क्रॉस V1 वोल्टेज ड्रॉप होता है और R2 में R2 जो होता है उसमें जो होता है V2 वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, जो यहाँ से IB जाता है, IB यहाँ जाएगा, यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा, यहाँ पे कितना ड्रॉप होता है, VB जो होता है बताया था 0.7 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप होता है सिलिकॉन के लिए, और जब यहाँ पे 0.5 वोल्टेज ड्रॉप होता है, बताया था पहले बार। ठीक है, उसके बाद जो इसको वोल्टेज मिलेगा उसमें से IC RC माइनस कर देंगे तो हो जाएगा V2 क्या है। ठीक है, नहीं समझ में आया, मुझे मालूम नहीं समझ आया, बताऊँगा, सब बताऊँगा आगे। ठीक है, अब हमें IC निकालना, मालूम लोड लाइन बनाना है, IC निकालना, एक पॉइंट लेना IC, क्या लेंगे, जो हमारा IC होगा मैक्सिमम IC, जो वैल्यू हमारी मैक्सिमम IC वैल्यू वो ले लेंगे, ले लिया, दिया होगा। अगर नहीं दिया तो क्या करेंगे, VC माइनस RC प्लस RE, ये हमारा IC निकल गया। अगर नहीं दिया हो डायरेक्ट वैल्यू तो इससे हम IC निकाल लिए। ठीक है, टोटल वोल्टेज का टोटल रेजिस्टेंस, काम खत्म। ठीक है, VCC भी एक पॉइंट मिल गया, यहाँ से ये वैल्यू एक पॉइंट यहाँ मिल गया, VCE की वैल्यू, VC की वैल्यू क्या मैक्सिमम होती है, VCC के बराबर होती है, तो एक पॉइंट मिल गया। यहाँ से मैंने ड्रॉप बना ली, इसको लिख दिया A, इसको लिख दिया B। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, नहीं होनी चाहिए। ये DC से हमने प्राप्त किया, हम बता रहे हैं। अभी यहाँ AC में यहाँ नीचे बनाऊँगा, देखिए बनाते हैं। आइए
अब बात करते हैं एसी की। इसको यहाँ लिख देता हूँ बस, ठीक है, लिखने में अच्छा लगेगा। इसकी वैल्यू क्या थी, BCC RC प्लस RE, ठीक है। इससे ये निकला और ये निकला, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगी भी तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, अब भैया अब हम क्या करते हैं, एसी ड्रॉ करते हैं। एसी ड्रॉ कर लें, कर लिया एसी ड्रॉ, चलो कर लेते हैं। जब एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो उसमें कैसा हो जाएगा हमारा फिगर, एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे कैसा फिगर हो जाएगा, तो हमारा फिगर हो जाएगा भैया, ये कैपेसिटर था, यहाँ पे एसी लग गया, ठीक है। जब ये कैपेसिटर आ गया तो ये वायर ऐसे जाएगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हमारा ये और ये आ जाएगा। यानी इक्विवेलेंट सर्किट क्या आ जाएगा, इसको मिटाई देते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा, एक्चुअली RE की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं बता रहा हूँ, ये R2 एसी गया, DC नहीं ब्लॉक हो गया, एसी गया, एसी यहाँ निकला, यहाँ देखा रेजिस्टेंस, यहाँ देखा रेजिस्टेंस, भाई यहाँ रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस वाले में खुल जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ रेजिस्टेंस नो, एसी यहाँ निकला, यहाँ देखा कि ये लगा हुआ है, यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ से इस रास्ते से ऐसे निकल गया, ठीक है। और एक यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ RL है, ठीक है, ठीक है। तो जब ये यहाँ कैपेसिटर लगा एसी के लिए, तो एसी की वायर काम करेगा, दाएं से निकल जाएगा, ये भी रेजिस्टेंस खत्म होगी, यानी ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। बचा क्या ये और ये, यानी बचा क्या हमारे लिए, तो बच गया RC RL और हमारा ये जो था सिग्नल, ठीक है। ये हमारा एसी सर्किट एनालिसिस है, ये हमारा क्या एसी सर्किट एनालिसिस है। तब इस बेसिस पे हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। इस बेसिस पे पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट लेके यहाँ पे एक IC वैल्यू होगी, यहाँ पे VCE की वैल्यू होगी, ठीक है। एक IC वैल्यू होगी और यहाँ पे VCE की वैल्यू होगी, VCE वैल्यू जरूर लिख दिया बराबर। अब IC वैल्यू क्या होगी भाई, DC वाला तो IC रहेगा ही रहेगा, अभी जस्ट पुराने वीडियो में देखिएगा, पुराने वीडियो में ये बताया हुआ, प्लस VCC रहेगा, VCC तो रहेगा ही रहेगा, प्लस RIC, ये दोनों का पहला रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जितने ये दोनों को मिला देंगे, जितना वैल्यू उसमें जो इसका इक्वलिटी रेजिस्टेंस होगा वो VCC जो वोल्टेज दिया हुआ है और इक्वलेंट रेजिस्टेंस में से डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा करंट। AC करंट अलग से निकल गया, DC करंट पता ही, दोनों को जोड़ देंगे, AC पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। VCC के बारे में बात करें, यहाँ VCC निकालने का थोड़ा सा जो है ना, ये मैक्सिमम करंट होगा, ये हमारा मैक्सिमम करंट होगा, पॉइंट मिल जाएगा। और VCC निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है, मालूम है आपको, नहीं मालूम? अरे बेटा VCC निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, VCE यही ना होता है, बड़ा मिल देते हैं, VCC निकालना है मैक्सिमम VCC पे होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम को निकालना, VCC पर क्या होगा, VCE प्लस IC RAC, पहले IC RE होगा करता था ना, RE तो है नहीं क्योंकि वो AC काम कर रहा है, AC जब भी काम कर रहा होता है तो भाई वो शॉर्ट हो जाता है और क्या बाईपास कैपेसिटर, तो RE खत्म हो जाता है, यहाँ पे RAC हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक, ठीक है। ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें एक मिलेगा पॉइंट और वहाँ हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। एक बात ध्यान देना, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अंतर तो होगा और इस पॉइंट पे वैल्यूज में अंतर तो होंगे ही। जब दोनों AC और DC लोड लाइन एक ही ग्राफ पे बनाएंगे तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम्स होगी, वही बताना चाह रहा, ठीक है, वही बताना चाह रहा। जब सेम ग्राफ पे बनाएंगे ना, जैसे सेम ग्राफ पे बनाएंगे जब, ठीक है, ये हो गया IC, ये हो गया VCE, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसे मिलेगा, उसको बोलेंगे क्या हम लोग AB, इसको CD डिनोट कर दो, C और D, ठीक है। और ये हो गया DC लोड लाइन, ठीक है। एक पॉइंट और मिलेगा तो खड़ा होगा, ठीक है। ये A हो गया पॉइंट, ठीक है, ये ऐसे मिलेगा,
ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है इससे कम होती है, आधी नहीं होती, लगभग ऐसे कर लो, ऐसे मिलेगा। इसको मान लो D और इसको मान लो C। ठीक है, ये वाला जो होगा वो क्या होगा, AC लूप में। ठीक है, किसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप ज़्यादा है, किसका स्लोप ज़्यादा है। स्लोप ज़्यादा है मतलब कहने का मतलब कौन ज़्यादा खड़ा है। ठीक है, स्लोप मतलब कौन ज़्यादा खड़ा है, इसका स्लोप ज़्यादा है। स्लोप कम होने का मतलब सरकमुआ कम, स्लिपरी कम। जिसका स्लोप, जिसका लेंथ ज़्यादा होगा वो स्लिपरी कम होगा, उसका स्लोप कम होगा। जिसका लेंथ छोटा होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी एक बात बताओ, ये है, देखिए ये है, ठीक है, इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है। ठीक है, और इसका स्लोप क्या है, लेफ्ट साइड में गिर जाएगा नीचे, लेकिन इसमें थोड़ा दूर तक जाएगा। इसको चढ़ने में, इसको चढ़ने में कठिनाई नहीं होगी, लेकिन इसको चढ़ने में कठिनाई होगी क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है। ठीक है, और ये स्लोप जो होता है ये होता है ये DC का, और ये होता है AC का। यानी AC का स्लोप DC का स्लोप से हमेशा क्या होता है, मोर होता है, मोर देन DC। AC का स्लोप AC मोर देन DC। कॉन्सेप्ट समझ में आया, यही बताना चाह रहा था मैं। ठीक है, ये स्लोप इसका क्या है, AC का ज़्यादा है BC से, यानी स्लोप CD का ज़्यादा है, यानी AC का ज़्यादा है DC से। ये इस ग्राफ से, इस लोड लाइन से, ये पिछली बार हम नहीं बता पाए थे, आज हम बता रहे हैं बारीकी से, पढ़ने के अध्ययन करने के बाद ये सब चीज़ें दिमाग में नाइस हुआ। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अब तो ये सब फॉर्मूला हमने बता दिया, अब अप्लाई कैसे करें तो लेके आ रहा हूँ 4 न्यूमेरिकल आपके सामने, आज ही अभी समझने के लिए सीखने के लिए। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन हैं आपके सामने, देखिए। DC एक फिगर दिया हुआ है, VCC 15 वोल्ट है, R1 10 किलो ओम है, R2 5 किलो ओम है, V2 की वैल्यू जो है 5 वोल्ट दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन हाइड करके दे रखा है। ठीक है, लेकिन आप समझिए कि दे रखा है, ये जब तक ये देगा नहीं हम डायरेक्ट नहीं ले पाएंगे, V2 वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, V2 को निकालने के लिए RE का पता होना चाहिए। RE वैल्यू 2 किलो वोल्ट है। ठीक है, RL की वैल्यू 1 किलो ओम है, और ये 2 किलो ओम है। RE की वैल्यू, RC की वैल्यू नहीं पता है। हम DC लोड लाइन निकालेंगे, DC लोड लाइन AC लोड लाइन स्लोप निकालना। स्लोप तो मैंने बता दिया कि AC का मोड होता है, स्लोप में DC कम होता है। एक पॉइंट नहीं पता है, एक पॉइंट यहाँ सीख लेते हैं। उसके बाद मान लीजिए DC का है, मान लीजिए ये AC का है। ठीक है, ये DC का है, ये वाला AC का है क्योंकि स्लोप ज़्यादा है, ये वाला DC का है। ठीक है, ये दोनों जहाँ मिल रहे हैं ना, इसी बोलते हैं Q पॉइंट। ठीक है, ये Q पॉइंट वो पॉइंट होता है जो कि AC के वैल्यू को सेटिस्फाई भी करता है और DC के वैल्यू को भी सेटिस्फाई करता है। एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ वो कटता है, और इसी पॉइंट के नीचे नहीं आना है हमारा वैल्यू IC की, नहीं तो सेचुरेट हो जाएगा। ठीक है, कट ऑफ और सेचुरेशन के बीच एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर काम करता है, आपको मालूम बताया मैंने। तो उसके नीचे क्या होगा, वो कट ऑफ रीजन में आ जाएगा, और उससे बहुत ज़्यादा ऊपर रीजन में सेचुरेट रीजन में आ जाएगा। ठीक है, तो एक मिड पॉइंट होता है, इससे नीचे हमारा वैल्यूज़ नहीं आना चाहिए, हमेशा जो भी होगा हमारा उससे ऊपर ही होता है। ठीक है, तो ये Q पॉइंट यहाँ से आता है। ठीक है, ये Q पॉइंट वो होता है जो DC से भी निकाल सकते हैं, तो एक पॉइंट मिलेगा, पॉइंट मतलब एक इक्वेशन मिलेगा, एक IC की वैल्यू होगी, एक VCC की वैल्यू होगी। ठीक है, या फिर AC से निकालेंगे तो भी IC हो, एक 2 पॉइंट मिलेगा जो इसके IC और VCC की वैल्यू होगी, जो DC के लिए सेटिस्फाई होगा वो पॉइंट। ठीक है, यानी AC और DC में अगर दोनों कहीं क्रॉस कर रहा है एक पॉइंट पे जो कहाँ क्रॉस कर रहा है, तो ये पॉइंट की जो वैल्यू होगी, जो कोऑर्डिनेट होगा, सीसा होगा, जो एड्रेस होता है X एक्सिस और Y एक्सिस, वो क्या होगा फ्रेंड्स कि वो सेटिस्फाई करेगा एक दूसरे को। ठीक है, उससे जो है कि वैल्यू निकालेंगे। और आप पता है कि हम लोग DC पहले क्यों निकालते हैं, DC निकालने के लिए आसानी इसलिए होता है कि IC वैल्यू मिल जाती है, DC वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो ये Q पॉइंट का कॉन्सेप्ट था। ये जो क्वेश्चन दिया है ना, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि AC लोड लाइन दिखाओ बना के, DC लोड लाइन बनाओ दिखा के, Q पॉइंट भी बनाओ दिखा के, हम तीनों बना के दिखाएंगे। ये पॉइंट सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन तो जब हम DC की बात करते हैं तो इसको हटा देते हैं ना, हटा दे, अच्छा नहीं लग रहा है, पॉइंट छोड़ हटाओ। DC के बारे में, DC लोड लाइन के बारे में बात करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए हमें जरूर नहीं। DC के लिए हमको पता है VCE की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम VCC के बराबर होती है, वो कितना 15 वोल्ट। एक पॉइंट हमको मिल गया 15 वोल्ट। ठीक है, ये VCE की वैल्यू क्या मिलेगी 15। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया 15 वोल्ट। अब हमको निकालना IC निकालने के लिए हमको पता है क्या VCC कौन में RC प्लस RE DC में होता है फॉर्मूला। DC की वैल्यू कितनी है
15 वोल्ट है। आरसी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 वोल्ट, और आई वैल्यू 2 वोल्ट, 3 वोल्ट हो गया, और ये है 3 किलो वोल्ट यानी 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। एक पॉइंट यहाँ मिल गया 5 मिली एम्पियर। ठीक है, ये पॉइंट हमारा बन गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, हमारा डीसी लोड लाइन, लोड लाइन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ, आसान से आंसर आ गया, हो गया। अब बात करते हैं एसी लोड लाइन के बारे में। एसी लोड लाइन ऐसे तो निकलेगा नहीं, 1.5 मिला, 1 मिला 15, इसको दिमाग में याद रखिएगा। ठीक है, इसको दिमाग में याद रखेंगे ना। चलिए, तो इसको जो है थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं दिमाग में रखने के लिए। ठीक है, और इसको हटा देते हैं। रैंड एसी लोड लाइन के बारे में बात करते हैं। एसी लोड लाइन निकालने के लिए पहले हमको क्यू पॉइंट निकालना होगा, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट जिससे कि हम एसी का कुछ डिटेल निकल पाए। ठीक है, डायरेक्ट हम एसी नहीं निकाल पाएंगे। डायरेक्ट एसी क्यों नहीं निकाल पाएंगे, कोई वैल्यू नहीं दे रखा है। ठीक है, क्या नहीं दे रखा है, इसलिए बता रहे हैं। पहले डीसी लोड लाइन निकालेंगे, फिर क्यू पॉइंट निकालेंगे। क्यू पॉइंट निकालते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट। क्यू पॉइंट के बारे में, यानी क्यू पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये एसी और डीसी दोनों इंटरसेक्ट करता है, ये पॉइंट निकालना है। इस पॉइंट से हम एसी निकाल पाएंगे और डीसी दिया है। क्यू पॉइंट निकालने के लिए हमको आईसी पता होना चाहिए, मतलब जहाँ पर इंटरसेक्ट करे वो। तो उसके लिए क्या, पहले हम निकालते हैं आईसी। क्यू पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है भैया, क्यू पॉइंट वही एसी। जब क्यू पॉइंट जब बात करें तो एसी के बारे में बात करें, डीसी के बारे में, किसी के बारे में बात करें। क्यू पॉइंट निकालने के लिए हमें वो पॉइंट निकालना हो जो आरई में जो करंट जा रहा होता है, उससे हम निकालते हैं आईसी में कितना करंट आ रहा है। मतलब क्यू पॉइंट निकालने के लिए डीसी से क्यू पॉइंट निकाल रहे हैं तो डीसी की वैल्यू को रखेंगे, यानी इस सब को हटा के रखेंगे। यहाँ से करंट जो आ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ, और उसके अकॉर्डिंग हम निकाल पाएंगे क्यू पॉइंट। ठीक है, यानी आपको एक बात बताया था कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, R2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको बोलते हैं V2। ठीक है, और V2 के वोल्टेज ड्रॉप होता है क्या होता है, तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है प्लस इसमें जो करंट आता है I। ठीक है, और आई कौन सा होता है, आईसी वाला आईसी होता है। तो आईसी और आर ई, आईसी आर ई। ठीक है, ये ड्रॉप, और इसमें जो होता है इसको बोलते हैं VBE, जो 0.7 वोल्ट होता है। अगर सिलिकॉन है तो जर्मेनियम तो 0.5। ठीक है, तो VT वैल्यू क्या होगी, तो VT वैल्यू होगी क्या, VCE माइनस क्या हो गया, मास उतर गया क्या मेरे, हाँ V2 इस पर क्या होगा, VBE प्लस ICI। ठीक है, ICI। तो V2 की वैल्यू 2 दे रखा है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू 0.7 दे रखा है। IC की वैल्यू नहीं पता है, RE की वैल्यू निकालना। IC की वैल्यू नहीं पता क्योंकि हमको क्यू पॉइंट निकालना है। क्यू पॉइंट में आरे जो होता है ये वाला, ये तो हमको मिल गया, ये वाला पॉइंट तो मिल गया यहाँ वाला, लेकिन यहाँ क्यू पॉइंट कहीं इधर कहीं मिलता है, इस यहाँ पे ये वाला IC वैल्यू, मिनिमम वाला IC वैल्यू नहीं पता। IC वैल्यू क्या होगी नहीं पता। RE वैल्यू दे रखा है, वैल्यू कितने दे रखा है इन्होंने, 2 किलो वोल्ट, 2 किलो ओम। इसको सॉर्ट आउट करिए, -1, ये 5, सॉरी ये 5 है, 5 माइनस 0.7 अपॉन में 2 किलो ओम, तो आएगा आपका 2.15 मिली एम्पियर। एक पॉइंट हमको मिल गया क्यू का, या आईसी का पॉइंट है। ठीक है, अब आपको निकालना VCE। VCE कैसे निकलेगा, तो VCE निकालने का फॉर्मूला होता है, VCE निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है, नहीं मालूम, VCC माइनस ICRC प्लस R। ठीक है, VCE की वैल्यू कितनी 15 है, माइनस IC की वैल्यू पता है 2.15 मिली एम्पियर अभी निकला, और IC और RE मिला के IC और RE 3 हो गया, 3 किलो ओम। इसको सॉल्व करेंगे और फिर हटाएंगे तो 8.55 वोल्ट आएगा। ठीक है, 8.55 वोल्ट आएगा। एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को बोलेंगे क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, क्यू पॉइंट की वैल्यू होगी क्या 2.15 और 0.855 वोल्ट, और होगा 2.15 मिली एम्पियर। ये पॉइंट हमें मिलेगा। अब इस पॉइंट की सहायता से हम क्या करेंगे कि एसी लोड लाइन पता करेंगे। पूछ रहा होगा थोड़ा। अब डीसी लोड लाइन के बारे में बात करते हैं। डीसी लोड लाइन की बात करने के लिए सारा इसी फिर इस वाला फिगर मिटाना होगा। ठीक है, लेकिन वैल्यू भूल जाएगा, इस वाले को मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, इसी मिटाते हैं। 15 और 5 याद रखिएगा। डीसी जब निकाल रहे होते तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है।
ठीक है। समझो बात, बोतल साफ कर दी है। पहले हम डीसी एसी के बारे में बात करते हैं। एसी की बात करने के लिए हमको क्या आर एसी के बारे में बात करें। आर एसी पता है ना, ये दोनों का जो होता है पैरेलल रेजिस्टेंस, तो 1 × 1/1 + 1 = 0.5 किलो ओम। आर एसी निकल गया। अब आई सी निकालना है। आई सी पता है क्या होता है, आई सी प्लस VCC RAC। ऐसी वैल्यू पता है, ऐसी वैल्यू कितनी है 1.5 × 2.15 मिली एम्पियर प्लस VC की वैल्यू 15/0.5 काट दो जितना भी आएगा, ठीक है। काटने के बाद कितना आ रहा है सब 19.25 मिली एम्पियर, ठीक है। 19.2 मिली एम्पियर चाहिए ऐसे टोटल करंट हमारा आ गया, ठीक है। ये हमारा टोटल करंट आ गया, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से नया लेता हूँ, VCE की वैल्यू निकालते हैं। VCE की वैल्यू निकालते हैं। VCE की वैल्यू कैसे निकालते पता है आपको? VCE वैल्यू पता है आपको? पता कि नहीं पता है? VCE की वैल्यू क्या होती है? VCE प्लस IC RAC, ठीक है। तो ये VCC की वैल्यू मैक्सिमम, VCE प्लस IC RAC। VCE कितना दिया है 15 वोल्ट, नहीं दिया है। तो VCE की कौन सा वैल्यू होगा, वैसे ये वाली वैल्यू होगी। ये वो वैल्यू है जो AC और DC दोनों सेटिस्फाई करेगा, तो ये वैल्यू को लेंगे, ठीक है। 8.55 वोल्ट प्लस IC कितना दिया हुआ है, IC कौन सा वैल्यू लेंगे ये बताइए। IC कौन सी वैल्यू लेंगे भैया? सॉरी VC, क्या हम कर रहे हैं? हाँ, IC कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वाला IC वैल्यू लेंगे। कितना है 2.515 इंटू RAC की वैल्यू क्या है 0.5। इसको सॉल्व करेंगे कितना वैल्यू आ रहा है हमारा 9.62 वोल्ट। एक्चुअली मैं बुक में देख रहा हूँ, क्योंकि अब अगर बुक में देखा, मैं बुक में एक्चुअली नहीं देख रहा, मैं पेज पे सॉल्व किया हूँ। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ इसलिए कि वैल्यू गलत ना हो, ठीक है, इसलिए बार बार देखना पड़ा। देखो तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ से एक वैल्यू निकल के आई, ये है क्या 9.62, और यहाँ से निकल के आई क्या है 19.2। ये AC का है पॉइंट, नहीं समझ में आया? हाँ बताओ। देखो ग्राफ बनाया, पहले हमने ये बनाया DC का। DC कितना था भाई 5 और 15 था, ठीक है। फिर हमने बनाया AC का। AC का ये हो गया, और AC का स्लोप ज़्यादा है। AC क्या हो गया 19 नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये DC का है, ठीक है। DC का कितना है, DC का ये 5 है, और ये कितना भाई 15 है, ठीक है। ये AC का है, AC कितना था 19 पॉइंट वो वाला है 25, और क्या था 9.62, और ये Q पॉइंट था। Q पॉइंट की वैल्यू क्या थी, तो 8.55 और 2.15 मिलियन, ठीक है। समझ में आया? काफ़ी लंबा बताने में बहुत समय ले लिया मैंने, सॉरी उसके लिए, लेकिन आप वीडियो फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, ठीक है। ये था डिफरेंस, इसका स्लोप ज़्यादा है इसी का, DC का स्लोप कम, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर मान लीजिए VCC ऑपरेटिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ है, मैंने एग्जाम में मतलब पहले भी इस वीडियोस में बना चुका हूँ, ठीक है। अगर ये दिया DC लोड लाइन दे रखा है, ये मान लो 10 है और ये 20 120 भी मान लो,
तो जो क्यू पॉइंट होता है वो क्या होता है, मैंने बताया था कि VCC/2 और IC/2 होता है। अगर अप्रॉक्सीमेट ये मान लिया जाता है कि इसका आधा ये और इसका आधा ये, अगर एग्जाम्स में नहीं देता है क्यू पॉइंट तो, और क्यू पॉइंट देता है तो ठीक है, क्यू पॉइंट नहीं देता है क्यू पॉइंट बोलेंगे कुछ लोग कि निकाल लेते हैं। सर क्यों नहीं निकाल लेते हैं? क्यू पॉइंट निकालने के लिए हमको V2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, R2 की वैल्यू चाहिए, R1 की वैल्यू चाहिए और VBE की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और RE की वैल्यू चाहिए। ये सारा क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और जहाँ ये सब चीज़ें नहीं दी होंगी वहाँ पे आप जो है कि क्यू पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, क्यू पॉइंट निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि इसको VCC इसकी वैल्यू को आधा कर देंगे तो यहाँ, और इसकी वैल्यू को आधा कर देते हैं तो यहाँ एक पॉइंट मिल जाता है और उसको ऐसे ड्रॉ कर देता है। कहते हैं कि ये जो है ये अगर ये x है तो ये भी x है, कुल मिला के 2x हो जाता है, और यहाँ से y है और ये यहाँ से y, तो कुल मिला के ये 2y हो जाता है, ठीक है। यानी इसका आधा ये, इसका आधा ये हो जाता है। ये आपस में एक मिड पॉइंट पे डिवाइड करता है। लेकिन रियलिटी है कि ये जो लाइन है ना, ये क्यू पॉइंट, इस वाले AC जो लाइन है या जो लाइन यहाँ से यहाँ खींची हुई है, इसको पॉइंट मिड पॉइंट पे ही क्या करता है, डिवाइड करता है, टू बाइसेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए तो उसी के अकॉर्डिंग इसको अज्यूम करते हैं कि ये भी इसका हाफ हो जाएगा, इस लाइन का ये हाफ और इस लाइन का ये पॉइंट हाफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसा तब होगा जब क्यू पॉइंट की वैल्यू न दी हो, ठीक है। अगर जिस दिन की अगर क्यू पॉइंट वैल्यू दी हो तो और अच्छी बात है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्यू पॉइंट की वैल्यू दे रखा है और क्यू पॉइंट की वैल्यू क्या दे रखा है फ्रेंड्स, 10 और वो 1 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इस सब की वैल्यू नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्वेश्चन आपके सामने है कि RC की वैल्यू दे रखा है 10 किलो ओम, RL की वैल्यू दे रखा है 30 किलो ओम, VCC की वैल्यू दे रखा है 20 वोल्ट, क्यू पॉइंट की वैल्यू दे रखा है और RE नेग्लिजिबल है और R1 R2 का ऐसे फिक्स कर दिया है जिससे कि इसका क्यू पॉइंट मिल रहा हो, क्यू पॉइंट क्या मिल रहा हो, 10 वोल्ट और 1 मिली एम्पियर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग हो रहा है, ठीक है। भाई डीसी लोड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो डीसी लोड लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है फ्रेंड, डीसी लोड लाइन ड्रॉ करने के लिए डीसी लोड लाइन ड्रॉ करना है तो डीसी लोड लाइन के लिए हमको चाहिए IC वैल्यू क्या होगी, VCC अपॉन में RC प्लस RE। RC की VCC कितना दिया हुआ, 20 वोल्ट दिया हुआ VCC RC कितना दिया हुआ, RC दिया 10 और RL दिया 30, हो गया 40 from 20 हो गया क्या 0.5 मिली एम्पियर, ठीक है, 0.5 मिली एम्पियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे यार RL नहीं RC करना है, RE, ठीक है। RE क्या नेग्लिजिबल है, RE यहाँ पे है ही नहीं, नेग्लिजिबल हटा देंगे, RE हटा देंगे तो आ जाएगा क्या, कट जाएगा और जाएगा 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, ठीक है। VCC की वैल्यू क्या आएगी, VCE की वैल्यू क्या आएगी, VCC के बराबर है जो कितना 20 वोल्ट दिया हुआ है। हमें एक पॉइंट मिल गया और DC की लोड लाइन का पॉइंट क्या मिल गया, एक पॉइंट यहाँ मिल गया जिसको 2 मिली एम्पियर, एक पॉइंट यहाँ मिल गया इसको बोलते हैं 20 मिली एम्पियर। और इसका की पॉइंट क्या होगा, तो मैंने बोला था इसका आधा होता है, अगर नहीं दिया होता है तो 1 मिली एम्पियर, इसका आधा होता है 10 मिली एम्पियर। यहाँ पे दिया हुआ 10 वोल्ट और 1 मिली एम्पियर, यहाँ क्यू पॉइंट इसका हमें यहाँ भी पता चलेगा और इसका क्यू पॉइंट क्या है, ये वाला है क्यू पॉइंट है। क्यू पॉइंट में चला गया, डीसी लोड लाइन पता चल गया और आपको AC लोड लाइन के बारे में पता करना है, ठीक है। AC लोड लाइन के बारे में पता कर लेते हैं। AC लोड लाइन निकालने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, RAC ड्रॉ करेंगे, RAC इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। RAC निकालने क्या होता है, RC इंटू RL अपॉन में RC प्लस RL, ठीक है। RC वैल्यू कितनी दे रखी है, RC वैल्यू दे रखी 10 और RL वैल्यू दे रखी 30 और 10 प्लस 30 हो गया 40, 30 बटा में 40, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए तो RC की वैल्यू आपकी आ जाएगी तो आ जाएगा कितना 7.5 किलो ओम, ठीक है। 7.5 किलो ओम आ गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। 7.5 किलो ओम आ गया, सॉरी दूसरा आ गया 30 गुणे 40 अपॉन 70 हो गया आपका 7.5 मिली किलो, ठीक है। 7.5 किलो हो गया आपका। ये आपका RC हो गया। RC होने के बाद IC को पता करना है। IC कौन सा वैल्यू पता करते हैं, IC 1 मिली एम्पियर होता है, वही वाला वैसा पॉइंट जो AC और DC दोनों पे सेटिस्फाई होती है, यही पॉइंट होता है क्यू पॉइंट। IC की वैल्यू क्या होती है, टोटल IC में से छोटा वाला IC, हाई वाला IC निकालना है तो क्या निकलेगा, बड़का IC प्लस बड़का IC में 5 मिली एम्पियर प्लस VC अपॉन RAC, VC अपॉन RAC पता है। IC कितना है, ये हो गया 1 मिली एम्पियर 1 प्लस VC कितना दिया है, तो VCC तो वही मैक्सिमम VCC कितना हो जाएगा 20 और RAC कितना हो जाएगा 7.5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1.33 कुल मिला 2.33 मिली एम्पियर। ये आ गया आपका IC का वैल्यू, ठीक है। और आप VCE की वैल्यू निकालते हैं, VCE की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, VCC की वैल्यू निकालने के लिए,
ठीक है दोस्तों। तो वी सी टोटल कलेक्टर का निकालने का फॉर्मूला होता है वी सी प्लस आई सी आर ए सी। तो वी सी की वैल्यू दे रखी है, वी सी की वैल्यू 10 वोल्ट दे रखी है, तो यहाँ पर 10 वोल्ट रखेंगे। और आई सी की वैल्यू 1 मिली एम्पियर यहाँ से आई है, 1 मिली एम्पियर हो गया। और आर ए सी की वैल्यू 7.5 है, तो 7.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा कितना 17.5 वोल्ट। आपको 2 पॉइंट यहाँ से भी निकल गया, एक पॉइंट यहाँ से, एक पॉइंट ये निकला और एक पॉइंट ये निकला। ये हमारा एसी का लोड लाइन है और डीसी का लोड लाइन की वैल्यू क्या नहीं आई थी फ्रेंड्स? डीसी की लोड लाइन की वैल्यू क्या आई थी? 2 और 20 आई थी। ठीक है, अब हमें 2 ये हो गया डीसी के लिए। अब हम लोड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो लोड लाइन ड्रॉ करके इसकी वैल्यू को यूज करते हैं 2.33 मिली एम्पियर और 17.5 वोल्ट। अब इसको ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ होगा ये लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रॉब्लम हो जाएगी एग्जाम्स में। ठीक है, तो डीसी लोड लाइन इसलिए हम दोनों को ड्रॉ करते हैं। अगर ये हमारा है तो ये पॉइंट ले लेते हैं अपन डीसी के ऊपर, डीसी ड्रॉ करते हैं, डीसी को खींच दिया ऐसे। डीसी कितना फ्रेंड्स? डीसी है क्या 20 और 2। एसी क्या है हमारा? एसी हमारा है 2.33 और 17.5। ये हमारा एक पॉइंट ये रहा और ये हमारा पॉइंट ये रहा। इसको बोलते हैं क्या? डीसी, सॉरी एसी। ये हमारा एसी है और ये हमारा डीसी है। ठीक है, और ये हमारा क्यू पॉइंट है, इसकी वैल्यू क्या है? 10 और 1। ठीक है, यहाँ से करोगे ये 10 हो जाएगा, यहाँ से करोगे तो 1। ठीक है, समझ में आया? और ये किसके बराबर है? डीसी लोड लाइन का आधा कर लो। डीसी लोड लाइन का आधा मतलब ऐसा अगर नहीं देता एग्जाम, मतलब क्यू पॉइंट नहीं देता तो हम कैसे निकालते हैं? तो हमें जो डीसी वाला लोड लाइन होता है VCC/2 और IC/2 करके क्यू पॉइंट हम निकाल लेते हैं। इसका आधा 10, इसका आधा 1। ठीक है, कैसे आराम से निकल जाता। ठीक है, लेकिन दिया है तो अच्छी बात, नहीं देता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, और वोल्टेज बियरर थ्योरम के तहत इस तरह सॉल्व हुआ है। ठीक है, और इसका जो स्लोप होता है एसी का हमेशा ज़्यादा होता है डीसी के, क्योंकि एसी खड़ा होता है, डीसी लोटा होता है या स्लैंट होता है, लेटा रहता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन बता रहा है इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इज फिक्स एट 8 वोल्ट एंड 1 मिली एम्पीयर। एसी इसको दिखाना है तो आप दिखा नहीं सकते हैं, दिखा सकते हैं। एक तरफ वोल्टेज दिखा दीजिएगा, करंट दिखा दीजिएगा, चलो बता ही देते हैं। एक क्वेश्चन है, उसको एनालाइज करना है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, उसको जो एक डीसी लोड लाइन पे दिखाना है। उसका की पॉइंट ऐसे फिक्स कर दिया गया है कि 8 वोल्ट और 1 मिली एम्पीयर दिया गया। एक ऐसा पॉइंट बताया गया जिसमें कि बोलता बताया जाता है कि जब VC जो होता है 7 वोल्ट होता है, जब करंट 1.5 मिली एम्पीयर हो जाता है। और एक ऐसा और पॉइंट बताया गया है जब 9 वोल्ट हो जाता है और IC 1.5 मिली एम्पीयर होता है। तो इस पॉइंट को हमने बनाया, इस पॉइंट को हमने ड्रॉ किया। एक पॉइंट हमें निकला 0.5 वोल्ट, 1 वोल्ट और 1.5 वोल्ट। इसी के ऊपर अल्टर कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि एक पॉइंट क्या हो गया और पीक हो गया। जब पीक जो होता है वो 1.5 वोल्ट है, मिनिमम जो है कि 0.5 वोल्ट है, यानी ये 1 के 5.5 ऊपर और 1 के 0.5 नीचे ही अल्टर कर रहा है। ठीक है, अल्टरनेटिंग हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। ये हमारा करंट है, सिग्नल जो दे रहे हैं उसका आउटपुट डीसी लोड लाइन पे दिखाते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, हमने दिया, यहाँ से बात करते हैं। एक पॉइंट हमें मिला जो पीक पे है, जो हमारा पीक जो वोल्टेज है, जो हमारा पीक करंट है वो 0.5 मिली एम्पीयर। जब पीक पे जा रहे हैं तो हमारा वोल्टेज कितना 7 पे जा रहा है, यानी पीक पे जा रहा है तो वोल्टेज हमारा 7 पे जा रहा है, यहाँ पे 7 वोल्ट हो जा रहा है। ठीक है, फिर जब हम 0.5 पे आ रहे हैं, मिनिमम पे सबसे नीचे पे आ जा रहे हैं तो 9 वोल्ट हो जा रहा है, यानी का 9 वोल्ट हो गया। ठीक है, इससे हमें ड्रॉ करते हैं। इससे हम जब भी ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स, ड्रॉ कैसे करेंगे? ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये 8 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 8 से स्टार्ट हो रहा है, हम भी 8 से स्टार्ट करेंगे। और 8 से क्या हो रहा है, इस पे जा रहा है, यानी 8 से जा रहा है तो 7 पे जा रहा है, घट रहा है। हम भी 8 से 7 पे जाएंगे और 7 से फिर 9 पे जाएंगे, फिर हम यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, और ये हम इसको सेट कर देंगे। ये हमारा इसका एसी लोड लाइन पे हमने ड्रॉ कर दिया। ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जब करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि आईसी की वैल्यू बढ़ रही है, आईसी की वैल्यू बढ़ने से ड्रॉप हो रहा है, फेज सीक्वेंस चेंज हो रहा है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो रहा है। 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होने की वजह से वोल्टेज चेंज हो रहा है। यहाँ जब मिनिमम वैल्यू थी, यहाँ इसको मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, ये अल्टरनेट, ये एम्पलीफिकेशन फैक्टर का आपको पता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम वोल्टेज गेन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोड लाइन को समझने के लिए, एमसीक्यूज को समझने के लिए, हर चीज़ को बेहतर तरह समझने, इससे बेहतर और इससे लोड लाइन में कुछ है। ठीक है, आई वोल्टेज गेन के बारे में पढ़ते हैं।
तो फ्रेंड्स वोल्टेज गेन बहुत काफ़ी इंतजार के बाद वोल्टेज गेन के पास हम लोग आ चुके हैं। वोल्टेज गेन पढ़ते हैं, वोल्टेज गेन को देखने के फिगर देखते हैं। फिगर है, हमने इनपुट वोल्टेज दिया है सिग्नल के रूप में, R1 है, R2 है, IC है क्योंकि यहाँ पे AC सिर्फ और सिर्फ AC सिग्नल के बारे में बात कर रहे हैं। AC सिग्नल के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो जब हमारे पास बाईपास कैपेसिटर की वजह से RE खत्म हो चुका होता है। RE खत्म होने पर सिंगल वायर का जैसे काम करता है, IC वहाँ पे फ्लो हो रहा होता है, बाईपास हो जाता है कैपेसिटर थ्रू। बाईपास कैपेसिटर जिसका 100 माइक्रोफैराड का वैल्यू होता है। 100 माइक्रोफैराड क्यों रखते हैं? 100 माइक्रोफैराड इसलिए रखते हैं ताकि वो ऐसा वैल्यू है कि उससे छोटा मोटा फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी का भी बैंडविड्थ वाला भी पास हो जाएगा फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और सिग्नल जो होता है जिसका फ्रिक्वेंसी कम और ज़्यादा होता है वो भी जो है कि पास हो जाएगा। 100 माइक्रोफैराड रखने से क्या होता है कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी, वो भी उसमें आसानी से निकल जाता है, ठीक है। और ये वी आउट है जो आउटपुट है, जो आउटपुट हमको ये दोनों के क्रॉस मिलता है। हम बात करते हैं जो आउटपुट होता है वी आउटपुट के बारे में बात करते हैं। वी आउटपुट क्या होता है? जो IC है और वो जो RAC से निकलता है, RAC से निकलता है। और RAC की वैल्यू क्या होती है आपको पता है? RAC की वैल्यू क्या होती है? RAC की वैल्यू होती है RC × RL अपॉन में RC + RL। क्यों? क्योंकि RC पैरेलल होता है RL के, ठीक है, क्योंकि RC पैरेलल होता है RL के, इसलिए फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है RIN, इनपुट रेजिस्टेंस या आउटपुट रेजिस्टेंस, या इनपुट रेजिस्टेंस के बारे में VIN की बात करेंगे। VIN की वैल्यू क्या होती है? VIN की वैल्यू क्या होगी? VIN की वैल्यू क्या होगी? IB, क्योंकि इसमें तो IB फ्लो होता है ना, IC तो यहाँ निकलता है, IB यहाँ निकलता है, IB × RIN। RIN के बारे में बात करते हैं। RIN क्या होता है? R1 पैरेलल होता है R2 के, तो उसको बोलते हैं RIN, ठीक है। तो R1 × R2 अपॉन में R1 + R2, ये हमारा होगा RIN। तो ये हमारा R1 RIN हो गया, ठीक है। अब हमको वोल्टेज गेन निकालना, तो वोल्टेज गेन निकालने के लिए क्या होता है? इसको सैंपल से डिनोट करते हैं AB। ये वोल्टेज गेन निकालने का फॉर्म सैंपल है। इसको डेसिबल में एक नंबर होता है, उसको बोलते हैं डेसिबल, ठीक है। कि 100 वोल्टेज गेन आ गया, 100 डेसिबल का गेन आ गया, 100% टाइम्स का मतलब डेसिबल, DB से डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन इसका यूनिट होता है वोल्टेज गेन का डेसिबल, DB से डिनोट करते हैं, ठीक है। बेल इसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट बेल होता है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए अगले वीडियो में मल्टी स्टेज करेंगे। तो V आउटपुट अपॉन में VI इनपुट, यानी ये वैल्यू पर ये वैल्यू, यानी RAC अपॉन में IB RIN होगा, और आपको पता है IC अपॉन में IB की वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं बीटा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बीटा RAC अपॉन में RIN निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से निकल गया। अब ये हो गया वोल्टेज गेन। पावर गेन के बारे में बात करते हैं। तो पावर गेन के बारे में जब भी बात करेंगे, तो पावर गेन के बारे में फिर जब बात करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? IC का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा? IC का स्क्वायर RAC, I स्क्वायर R होता है ना, और IB का स्क्वायर RIN, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों वैल्यू बीटा के स्क्वायर हो जाएगा, इसमें स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी बीटा के स्क्वायर RAC अपॉन में RIN, ठीक है, RIN नहीं दिख रहा है, तो बीटा स्क्वायर RAC अपॉन में RIN, ये हमारा क्या पावर गेन का फार्मूला है, जो आपसे मैंने पूछा था कुछ दिन पहले, आप नहीं बता पाए, ठीक है। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स थे, नॉर्म्स थे, इसको निकालना था। निकालने के लिए सब चीज़ें होती हैं। लेकिन कहीं के एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था आपने, 25 बता RE कहाँ से आ गया, इमीटर रेजिस्टेंस कहाँ से आ गया। तो इतना सब काम धाम निकालने से बचने के लिए वो शॉर्टकट तरीका है, वो शॉर्टकट आया इसी को जो इसी से डिराइव हुआ है, ठीक है। वो छोटे वैल्यू के लिए, छोटे फ्रिक्वेंसीज के लिए, छोटे मतलब जो बात कर रहे होते हैं और छोटे मोटे फ्रिक्वेंसीज, ऑडियो फ्रिक्वेंसीज के लिए वो वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन फिर भी हम पूरा कॉन्सेप्ट आज देने की कोशिश करेंगे। ये था वोल्टेज गेन आपका। बेसिकली वोल्टेज गेन हमारा इसी पे काम करता है, ठीक है। आइए आज के आगे वाला पार्ट, इसको कुछ न्यूमेरिकल से करा दूँ। बहुत न्यूमेरिकल हो गया, इस वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल ही हो रहा है। चलो ठीक है, करा ही देता हूँ, करा दिया जाए, करा ही देते हैं, चलो करा देते हैं। फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कुछ फिगर को नहीं बनाया, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ जल्दीबाजी में, ठीक है। जल्दीबाजी में कॉन्सेप्ट जल्दी करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। गूगल पे का ये है, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करेंगे, जल्दी करेंगे, ठीक है। VCC की वैल्यू दी है 10 वोल्ट, RC की वैल्यू दी है 2 किलो ओम, RL की वैल्यू दे रखा है उन्होंने
5 किलो ओम, आर एन की वैल्यू दे रखा है इतना, बीटा की वैल्यू दे रखा है इतना, वोल्टेज गेन पूछ रहा है। वोल्टेज गेन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, आर ए सी चाहिए, आर ए सी निकाल लो। आर ए सी निकालने के लिए क्या चाहिए, आर सी आर एल अपॉन में आर सी प्लस आर एल निकाल लो, कितना है 2 इंटू 0.5 अपॉन में 2 प्लस 0.5, सॉल्व कर दोगे निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो ठीक है, वोल्टेज गेन निकालने के लिए वोल्ट दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, सॉरी, ठीक है। वोल्टेज गेन निकालने के लिए अरे यार क्या चाहिए, बीटा की वैल्यू चाहिए, आर सी चाहिए और आर ए सी चाहिए, और ए सी चाहिए और आर आई एन चाहिए। आर ए सी वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, आर एन की वैल्यू दे रखी है इन्होंने कितनी 1 किलो ओम, सॉल्व कर देंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़े हैं, आसान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि आर सी की वैल्यू वीसीसी की वैल्यू यहाँ दे नहीं रखा है, इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है आउट के बारे में पूछ रहा है, आउटपुट वोल्टेज के बारे में पूछ रहा है, आर ई निकालना होगा और आर ई निकालने के लिए एवरेज वोल्टेज गेन निकालना होगा, वोल्टेज गेन, एवरेज नहीं वोल्टेज गेन। आर सी की वैल्यू दे रखा है, आर एन की वैल्यू दे रखा है, आर एन की वैल्यू दे रखा है, बीटा की वैल्यू दे रखा है। तो हम आर ए सी निकाल लेंगे। आर ए सी कैसे निकलेगा, आर सी और आर एल से निकल जाएगा आर ए सी, ठीक है। आर सी और आर एल से निकल जाएगा ए सी, आर ए सी और आर आई एन दिया हुआ है। तो एवरेज एवरेज करें, ये वोल्टेज गेन क्या होगा, बीटा आर ए सी अपॉन में आर आई एन, इससे निकल जाएगा। आर ए सी यहाँ से निकल जाएगा, आर आई एन दिया हुआ है और बीटा वैल्यू 100 दे रखी है क्वेश्चन में, यहाँ से निकल जाएगा आपका एवरेज वैल्यू। और एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एवरेज वोल्टेज, एवरेज क्यों बोल रहा हूँ, वोल्टेज गेन का ये फॉर्मूला होता है क्या, वी आउट अपॉन में वी आई एन होता है। ये बार पता है, वी एन नहीं मालूम, लेकिन वी एन की वैल्यू दिया 1, जब 1 मिली वोल्ट होगा तब यार 1 वोल्ट होगा, तो ये 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा तो वी एवरेज इंटू वी आई एन इसका वी आउट हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन दे रखा है 1 मिली एम वोल्ट जब होगा आर एम एस में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू वी आउट की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू 1 रख देंगे, वी आउट की वैल्यू हमें निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, देखने में तो बिल्कुल हार्ड नहीं, बिल्कुल आसान है। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्या पूछ रहा है। आर सी वैल्यू दे रखा है 5 किलो ओम, आर एल वैल्यू दे रखा है 10 किलो ओम, आई बी की वैल्यू जो चेंज हो रहा है, ठीक है, जो चेंज हो रहा है, डेल आई बी की वैल्यू कितनी 10 माइक्रो एम्पियर, और मतलब ए सी की वैल्यू बात कर रहा है, डेल आई सी की वैल्यू कितना 1 मिली एम्पियर, ऊपर नीचे चेंज हो रहा है। और जो वोल्टेज बेस और मीटर का जंक्शन का वोल्टेज है 0.2 वोल्ट जो हो रहा है कि वो चेंज हो रहा है, अल्टर ऊपर नीचे हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। तो हमको निकालना है कि इनपुट रेजिस्टेंस निकालना, आई आर आई एन जो होता था ना, वो उनको इम्पीडेंस भी बोलते हैं, इनपुट इम्पीडेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और आउटपुट इम्पीडेंस को क्या बोलते हैं, आर ए सी बोलते हैं। इम्पीडेंस किस लिए बोलते हैं, क्योंकि क्या ए सी दे रहे होते हैं, कैपेसिटर दिया जाता है, रेजिस्टेंस दिया जाता है, तो इसलिए उसको क्या इम्पीडेंस बोल देते हैं, ठीक है। और जहाँ सिर्फ डीसी दे रहे होते हैं, डीसी में रेजिस्टेंस बोल रहे होते हैं, आर आई एन बोल रहे होते हैं, लेकिन जब एसी होता है तो इम्पीडेंस बोल देते हैं उसको, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है फ्रेंड्स, इम्पीडेंस पूछ रहा है, करंट गेन पूछ रहा है, एसी लोड पूछ रहा है, वोल्टेज गेन पूछ रहा है, ठीक है, और वोल्टेज गेन पूछ रहा है, ठीक है, और पावर गेन पूछ रहा है, ठीक है। क्या क्या पूछता है लिख लेते हैं, पावर गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट इम्पीडेंस, एसी लोड, और क्या पूछ रहा है, क्या करंट लेना मतलब बीटा की वैल्यू पूछना, ठीक है। ये सारी चीज़ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम करंट गेन निकाले थे, करंट गेन बीटा की वैल्यू क्या होती है, करंट गेन बीटा की वैल्यू क्या होती है, डेल आई सी बाई डेल आई बी होता है, आई सी बाई आई बी रख दो 10 माइक्रोन 1 मिली एम्पियर अपॉन 10 माइक्रो एम्पियर रख दो 100, आ गया बीटा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू क्या आ गया 100, ठीक है। चलो बीटा की वैल्यू आ गई। आर एस निकाल लोगे, आर एस निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, आर एस निकाल लोगे, क्योंकि आर सी और आर एल पैरेलल में है और दोनों की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। आर आई एन की वैल्यू भी निकाल लोगे, क्योंकि आर एन की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं दे रखा है क्या, सो आर एन की वैल्यू नहीं दे रखा है, आर एल की वैल्यू निकाल लोगे। आर एल को भी बोलते हैं क्या, एसी लोड, एसी लोड आर एस सी को बोलते हैं, आर आई एन को बोलते हैं इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस भी बोलते हैं, इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस,
इनपुट इम्पिडेंस बोलते हैं आर आई एन को बोलते हैं इनपुट इम्पिडेंस। आर आई एन कैसे निकलेगा, आर आई निकलेगा वी बी ई अपॉन में आई डेल आई बी। वी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.02, वी बी की वैल्यू कितनी, आई बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 माइक्रो एम्पियर। निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये निकल गया, करंट गेन निकल गया। वोल्टेज गेन के बारे में बात करते हैं। वोल्टेज गेन कैसे होगा, वोल्टेज गेन कैसे निकलेगा, वोल्टेज गेन निकालने के लिए फार्मूला पता है, आर ए सी अपॉन में आर आई एन इंटू बीटा। सब बीटा की वैल्यू 100 है, इसके वैल्यू निकाल लोगे, इसके वैल्यू निकाल लोगे, आ जाएगा। पावर गेन के बारे में बात करते हैं। पावर गेन क्या होता है, तो करंट गेन में बीटा, वोल्टेज गेन यानी ए वी। करंट बीटा की वैल्यू 100 निकली गई है, यहाँ से निकाल दिया है। और ये जो वैल्यू यहाँ से निकालोगे यहाँ रख देना, निकल जाएगा। ये जो वैल्यू यहाँ से निकालोगे यहाँ रख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान था, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। एसी एमिटर रेजिस्टेंस, ठीक है। एसी को डायनेमिक बोलते हैं। डायनेमिक क्यों बोलते हैं, समय के अनुसार चेंज होता रहता है, इसको डायनेमिक बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एसी एमिटर रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। एसी एमिटर रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। एसी एमिटर रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। इसको आर ए सी भी कभी कह देते हैं, इसको आर ए सी कह देते हैं। आर ए सी की आर ए सी कह देते हैं, ठीक है। आर ए सी कह देते हैं। आर ए सी क्यों कहते हैं, क्योंकि आर ई में, जब आर ई में आई फ्लो होता है, ठीक है। आर ई में आई कब फ्लो होता है, जब आर ई एग्जिस्ट करता है। आर ई कब एग्जिस्ट करता है, जब डीसी फ्लो होता है। एसी फ्लो होता है तो आर ई एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एसी एमिटर रेजिस्टेंस कहाँ कर रहे हैं, एसी एमिटर रेजिस्टेंस इसलिए कर रहे हैं कि एसी को एज्यूम कर लेते हैं। जब पहले आई, जब एसी नहीं दे रहे होते तो आर ई की वैल्यू होती है, उसको नोट कर लेते हैं। और एसी देने के बाद आई, जो आई सी होता है उसको आई एज्यूम कर लेते हैं। आई एज्यूम करने के बाद इसमें लगा देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसको बोलते हैं क्या, आर ई अपॉन में एक डेल होता है। डेल मतलब चेंज कर रहा होता है। मान लो, ठीक है, यहाँ से यहाँ ऐसे गया कुछ देर, यहाँ से यहाँ वैल्यूज जो होती है, यहाँ वैल्यू, मान लो यहाँ से जो है कि एक वैल्यू यहाँ, एक वैल्यू यहाँ, और एक वैल्यू यहाँ, एक वैल्यू यहाँ। इतने देर में थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा चेंज होता है ना वैल्यूज़ में, उसको थोड़ा सा पॉइंट को ले लेते हैं। इतनी बड़ी वैल्यू के लिए थोड़ा सा एक एवरेज लेने के लिए, एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा सा सर्वे करने के लिए एक यहाँ से क्या, दोनों घटा के जो डिफरेंस निकाल के वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। और जो करंट चेंज हो रहा है अल्टर, ठीक है, एसी और डीसी के कंपेयर में, ठीक है, पॉइंट पे जो अपर कट में जाता है और नीचे कट में जाता है, दोनों को अपर पीक पे जाता है एसी, और जब नीचे आता है लोअर हाफ में, तो दोनों को माइनस सेपरेट करके जो वैल्यू आती है उसको डेल आई कहते हैं। इन दोनों को, ठीक है, डिवाइड करके आर ए सी की वैल्यू निकालते हैं। आर ए सी, जो कि आर ए सी जो होता है ये एमीटर का एसी रेजिस्टेंस होता है, जो डायनेमिक होता है। डायनेमिक होने का मतलब समय के अकॉर्डिंग जो चेंज हो उसको बोलते हैं डायनेमिक, ठीक है। तो उसको एसी रेजिस्टेंस जो मीटर का तो डायनेमिक होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल दिया है कि मान लो 1 मिली वोल्ट है, ठीक है, 1 मिली वोल्ट है क्वेश्चन में दिया हुआ है, और मान लो 50 माइक्रो एम्पियर का करंट जा रहा है, तो आर ए सी कितना होगा, तो आर ए सी में कितना 20 ओम होगा। आर ए सी कितना होगा 20 ओम होगा, ठीक है। आर ए सी 20 ओम होगा। एक आर ई जो है कि हमारा आर ई कितना है हमारा फ्रेंड्स, सॉरी आर ई नहीं होगा यार, ये तो वी ई होगा ना, सॉरी हम भी कहें वी ई, सॉरी ये वी होगा, वी हम भी आर ई कहाँ से एग्जिस्ट हो गया, इसी में आर ई नहीं करेगा वी, सॉरी हमें वोल्टेज बाय करंट देंगे तब वोल्टेज देंगे, सॉरी ये वी है फ्रेंड्स। वी कितना है, ठीक है, 1 मिली एम्पियर 1 मिली वोल्ट अपॉन में 50 माइक्रो एम्पियर का वोल्टेज डिवाइड देंगे तो 20 ओम का क्या होगा, आर ए सी होगा, ठीक है। ये वी एग्जिस्ट करता है, वी एग्जिस्ट हमेशा करता है। वी कैसे एग्जिस्ट करता है मालूम ही है आपको, ठीक है, वी हमेशा रहेगा, ठीक है। तो वी वैल्यू तो फ्लैक्चुएट होता है जितना, तो उसकी वैल्यू होगी, तो भाई वी पता करना आसान बात नहीं है। एसी जब सप्लाई करते हैं तो वी को आसान नहीं है, और वी कैसे निकाल पाएंगे, और आई कैसे निकाल पाएंगे, तो आई सी हमेशा, आई जगह आई सी आ जाता है। आई तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जल्दी आई क्यू पॉइंट निकालना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस। तो इसके लिए क्या है कि तो कुछ इंजीनियर्स ने जो है कि सोचा समझा और एक ने फार्मूला दिया, ठीक है। वो शॉर्टकट है फार्मूला, जैसे A+B का होल स्क्वायर होता है, उसको बहुत ज़्यादा ताम झाम करके निकालते हैं, कैसे आया वो नहीं समझिए, ठीक है। उसको डिवाइड करते हैं, एक फार्मूला उन्होंने दिया, क्या दिया, 25 मिली वोल्ट अपॉन में आई ई इक्वल टू आर ई, ठीक है, आर ई। आर बड़का वाला, छोटका वाला आर है रेजिस्टेंस एसी के लिए, छोटका वाला, और आर छोटका वाला ई भी है। ई छोटका वाला ई मतलब क्या, टोटल रेजिस्टेंस एसी के लिए, और आर छोटका वाला इसलिए क्योंकि एसी वाला है, एसी का रेजिस्टेंस है एसी के लिए छोटका वाला, और ई मतलब मीटर, एसी वाला मीटर छोटका वाला, ठीक है। समझ में आया। 25 मिली वोल्ट अपॉन में आई, यानी कि छोटे ऑपरेशन के लिए, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर के लिए, छोटे छोटे एम्पलीफायर के लिए वैल्यू रख के आंसर निकाल देते हैं। देखिए एग्जाम में भी आएगा, अगर छोटी वैल्यूज होगी, छोटी मतलब कितनी वैल्यू,
जिसका 25 मिली वोल्ट से कम आर ई दिया होगा, खटाक से निकाल के बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ हम खोजते हैं भी कैसे पता करेंगे, पता नहीं चलेगा सब। ऐसी को बोलते हैं क्या, डायनेमिक रेजिस्टेंस या एसी एमिटर रेजिस्टेंस। उसका शॉर्टकट फार्मूला है, दिमाग माथा फोड़ने से बढ़िया कि उसको याद करके फार्मूला रख के एग्जाम में निकाल दे। एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी आता नहीं है, आएगा तो निकाल दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, ये छोटे ऑपरेशंस के लिए होता है, छोटे मतलब पावर के लिए होता है। और ये आर छोटका ई क्यों लिखा बताइए ना, हम बता दिए। ठीक है, अब वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। अब बताओ, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के लिए वोल्टेज गेन निकालना है, क्यों पढ़ते हैं बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वोल्टेज गेन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कैसे, आइए पढ़ते हैं। क्या बताने की जरूरत है, ए बी इसको क्या होगा वोल्टेज गेन में, बीटा आर सी अपॉन में आर आई एम। आर सी क्यों हो गया, आर सी कहाँ गया, ये डी सी के लिए है। जब सिग्नल नहीं दे रहे होते हैं तो डी सी बोलते हैं, डी सी को क्या बोलते हैं, अनलोडेड। अनलोडेड मतलब जब एम्पलीफायर मतलब जब उससे हम कोई काम नहीं ले रहे होते, उससे रखे होते हैं तब। ठीक है, लोडेड का मतलब बीटा आर ए सी अपॉन में आर आई एन, इसको तो लोडेड, ए सी लोडेड। ठीक है, लोडेड बनाया, लोडेड एम्पलीफायर, इसको एम्पलीफायर। लोडेड मतलब एसी सिग्नल दे रहे होते हैं उसको लोडेड बोलते हैं। जब एसी सिग्नल दे रहे होते हैं तब डीसी दे रहे होते हैं, सिर्फ एसी नहीं दे रहे होते तो अनलोडेड। टेक्निकल टर्म है, इंजीनियरिंग की और टेक्निकल टर्म अनलोडेड। लोडेड का इस्तेमाल हो रहा हो लोडेड, इस्तेमाल ना हो रहा हो तो अनलोडेड। ठीक है, चलो बीटा आर ए सी अपॉन में आर आई एन, बीटा आर ए सी अपॉन आई एन। कभी बीटा की वैल्यू नहीं देती है, कभी बीटा की वैल्यू नहीं देगा एग्जाम में, क्या करोगे जब कभी बीटा की वैल्यू नहीं मिलेगी तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे हम, जो फॉर्मूला शॉर्टकट वाला था आर ई इजकल टू 25 मिली वोल्ट अपॉन में आई ई, इसका इस्तेमाल हम क्या करेंगे, कर लेंगे। ठीक है, उसका इस्तेमाल हम क्या कर लेंगे, धीरे से कर लेंगे बिना सोचे समझे। ठीक है, जब ये न दिया हो तब क्या करेंगे, तो ए बी इक्वल टू इसके जगह क्या हम आर ई रख देंगे। क्या रख देंगे फ्रेंड्स, हम इसके जगह क्या रख देंगे। ठीक है, तो इस सब को हटा के क्या कर देंगे, इसके रेजिस्टेंस जो होगा, जो आउटपुट में जो रेजिस्टेंस होगा डीसी है तो आर ए सी, तो आर ए सी अपॉन में आर ई कर देंगे। ठीक है, ये अनलोडेड के लिए, ये डीसी के लिए, अनलोडेड के लिए। ठीक है, लोडेड के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, वही चीज़ आर ए सी अपॉन में आर ई, ये हो जाएगा आपका लोडेड के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा क्या आपके लिए, लोडेड के लिए। लगता है सूझ गया क्या यहीं। ठीक है, आर ए सी अपॉन में आर ई कुछ फॉर्मूला था। ये कब होता है भैया, जब बीटा की वैल्यू नहीं पता रही थी, कहाँ से बीटा की वैल्यू पता करोगे, बेटा आई सी दिया ही नहीं रहेगा, आर ई दिया ही नहीं रहेगा, आई सी आई भी दिया ही नहीं रहेगा, तो बीटा की वैल्यू घंटा कहाँ से लाओगे। ठीक है, आई दिया होगा, आई सी दिया होगा, फिर 250 करके निकाल देंगे। जो भी क्वेश्चन में देगा उस हिसाब से हम हथियार बना लेते हैं, जैसा सिचुएशन होगा वैसा हथियार उठा के क्वेश्चन को खत्म खलास फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो जैसा हथियार रहेगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब वोल्टेज गेन ऑफ अनलोडेड एम्पलीफायर, ये बोला भाई साहब, अनलोडेड एम्पलीफायर पढ़ना जरूरी है क्या, पढ़ना जरूरी है, लगता है नहीं, हमको नहीं लगा। हाँ जरूरी है, पढ़ना क्यों जरूरी है, इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आपने जान लिया जितना जानना था आपको, इस वाले से और इस वाले से जान लिया, इससे अधिक जानने की जरूरत नहीं है। फिर क्यों पढ़ना जरूरी है, फिर क्यों पढ़ना जरूरी है, फिगर के लिए, फिगर के लिए पढ़ना चाहिए, फिगर से समझना है। फिर फिगर को समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, दिमाग में फिगर सीखेंगे अच्छे से, फिगर। ठीक है, इसके फिगर को लोडेड और अनलोडेड दोनों फिगर को समझेंगे, वो फिगर ही बहुत कुछ बताएगा। ठीक है, आइए देखते हैं फिगर देखिए अनलोडेड एम्पलीफायर का फिगर। ठीक है, बाकी सब हटा दिए हैं, ये आर सी है, डी सी की बात कर रहे हैं इसलिए आर एल हटा दिए हैं। ठीक है, क्या होता है ना कि ये कैपेसिटर जो होता है बाईपास कर देता है सी को, और इसको हटा देने के बाद हमारे पास आर ई आ जाता है। ठीक है, ये कैपेसिटर बाईपास कैपेसिटर जो होता है जब एसी सप्लाई दे रहे होते हैं, अब आप बोल रहे हो कि सर डीसी अनलोडेड है, फिर ये क्यों हट गया, डीसी है अनलोडेड क्यों हट गया, अभी हटा नहीं। ठीक है, ये हटा नहीं, अनलोडेड स्थिति में ये आर ई इसके जगह ये हटने के बाद, ये सब हटने के बाद यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस नहीं होता है, एक रेजिस्टेंस होता है जिसको बोलते हैं आर ई।
डायनेमिक रेजिस्टेंस यहाँ होता है छोटा सा, जो इसमें थोड़ा सा ड्रॉप होता है, ठीक है। ये डायनेमिक रेजिस्टेंस को ही, इसी रेजिस्टेंस को हम जो है कि डिवाइड कर देते हैं इसके आर ए सी से, तो हमारा वोल्टेज गेन निकल जाता है, और इसी को डिवाइड करते हैं आर सी से, हमारा वोल्टेज गेन अनलोडेड निकल जाता है, और आर ए सी से डिवाइड करेंगे तो वोल्टेज ही निकल जाएगा, ठीक है। जब डी सी है तो आर ही रहेगा, लेकिन ये रहता है मौजूद तो काम कर रहा होता है। नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया, लेकिन सिंपल सा बात समझो, फिगर इसलिए मैंने बनाया। जब डी सी दे रही होती है आर सी रहता है, आर ही नहीं रहता है, ठीक है। इसको हटा दो, ये भी नहीं रहता है, ठीक है। ये हमारा ऐसे फिगर रहता है, ठीक है। लेकिन जब भी हम डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इसका मतलब एसी सप्लाई शुरू हो गया है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। यानी ये डीसी क्या हो गया, लोडेड से अनलोडेड होने जा रहा है, लेकिन इसमें एसी सप्लाई दे दिए हैं, लेकिन हम आउटपुट नहीं ले रहे हैं। उस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे एसी काम करेगा और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, इसको बोलेंगे आर ई, ठीक है। डायनेमिक रेजिस्टेंस बन जाएगा, और उस सिचुएशन में इस रेजिस्टेंस की खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक तार से जोड़ दिया जाएगा। जब तार के रेजिस्टेंस के पैरेलल में तार जोड़ दिया जाता है तो उस रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है, प्रेजेंस खत्म हो जाता है, वैल्यू खत्म हो जाती है। तो ये खत्म हो जाएगा और सिर्फ आर ई एग्जिस्ट करेगा। आर ई कब ऐसे एग्जिस्ट करता है, एसी इम्पीडेंस में, यानी एसी करंट फ्लो होगा तब, ठीक है। डायनेमिक रेजिस्टेंस में एसी में काम करता है। जब लोड अनलोडेड को एज मस्ट खाली एसी देकर चेक किया जाता है, लोड नहीं लिया जाता है। अनलोडेड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ डीसी दिया जाता है, अनलोडेड का मतलब कि उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, रखे होते हैं। एक ट्रांजिस्टर बनाए, एक एम्पलीफायर बनाए, उसको हल्का से सिग्नल देके देखें कि क्या क्या हो रहा है। लोड नहीं लिए, बस सिग्नल देके देख रहे हैं आउटपुट में क्या दिक्कत हो रही है, क्या चेक कैसे कर रहे हैं, तो उसको लोड कर देते हैं, ठीक है। लोड आउटपुट बस चेक करते हैं, उससे आउटपुट लेते नहीं है। तो उस सिचुएशन में आर ई खत्म हो जाता है, आर ई कैपिटल खत्म हो जाता है, आर छोटा वाला आर ई छोटा वाला ई बच जाता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस बच जाता है, इसी वजह से आगे खत्म देखिए हो जाती है सी ई, ठीक है, बाईपास कैपेसिटर की वजह से, जिसकी वैल्यू 100 माइक्रोफैराड होती है। बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं लोडेड, इसके फिगर को मैंने बताया, ठीक है। चलो अब डायनेमिक लोडेड के बारे में बात करते हैं। लोडेड का मतलब उससे आउटपुट हम कंटिन्यू ले रहे होते हैं, उससे आउटपुट हम कंटिन्यू ले रहे होते हैं। उसका फिगर देख लो, वही सेम कॉन्सेप्ट आर ई आर सी। इसमें क्यों जुड़ जाता है कि आर एल क्यों जुड़ता है पता है? उसमें आर एल नहीं था, अनलोडेड था, अनलोडेड में आर एल नहीं था, लोड में आउटपुट नहीं ले रहे थे, बस चेक कर रहे थे। डीसी एसी दोनों दे रहे थे, लेकिन चेक कर रहे थे, उसमें आउटपुट नहीं ले रहे थे, इसलिए लोड नहीं था, इसलिए अनलोडेड था। इसलिए अनलोडेड होने की वजह से, एसी होने की वजह से भी बाईपास कैपेसिटर प्रेजेंस हो गया, अपना काम किया और आर ई को खत्म करके छोटा आर ई प्रेजेंट करवा दिया, ठीक है। इसका मतलब अनलोडेड का ये है कि इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो चेक कर रहे थे। इसका लोड का मतलब कि हम लोड ले रहे हैं, आर एल जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसका जो होगा ये भाई सी की वजह से बाईपास कैपेसिटर ऐसी आर ई वैल्यू खत्म, यानी ये वैल्यू खत्म हो जाएगा। सिर्फ जो बच जाएगा क्या बच जाएगा, आर ई बच जाएगा, आर ई बच जाएगा। तो इक्विवेलेंट फिगर इसका जो बनता है वो कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ये ग्राउंड रहता है, ग्राउंड का मतलब तीनों आपस में जुड़े रहते हैं, क्या आपको बताएं, ठीक है। ये हो गया आर ई, ये हो गया आर सी, ये हो गया आर एल, ठीक है। फिगर आपका हो गया, ये आपका करंट सिग्नल दे दिया यहाँ से, ठीक है। समझ में आया? यही चीज़ होता है। आर ई कहाँ से आया, 25/I कहाँ से आया, शॉर्टकट तरीका है इसको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, मिटाने वाला वीडियो। अब वोल्टेज गेन फिर से पूछ रहा है कि अगर आर ई सी नहीं रहेगा तो, ये जब नहीं रहेगा, बाईपास कैपेसिटर नहीं रहेगा, एमिटर कैपेसिटर नहीं रहेगा तो क्या होगा, एक बार फिर से वही बनाना पड़ेगा, कोई फायदा है नहीं। ठीक है, देखो ये आर सी हो गया, ठीक है। यहाँ समझना, लोडेड अनलोडेड दोनों को बता रहे हैं। ये आर ई है, ये आर ई है, जी मौजूद था सी, तो ये खत्म हो जाता था। लेकिन जब ये नहीं रहेगा, इसके एब्सेंस में, तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन जब निकालेंगे तो वोल्टेज गेन निकालेंगे क्या होगा, आर सी तो होगा ही, आर ई होगा ही। जब ये नहीं था तब ना सिर्फ आर ई था, जब ये है आर बी, बड़का वाला भी छोटका भी दोनों जोड़ देंगे अनलोडेड के लिए, यूएल अनलोडेड के लिए। वोल्टेज गेन लोडेड के लिए क्या होगा, आर ए सी हो जाएगा, आर ई हो जाएगा प्लस आर ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर नहीं है, बाईपास कैपेसिटर का नहीं है। विदाउट बाईपास कैपेसिटर फिगर ऐसा होगा और फॉर्मूला ऐसा होगा,
ठीक है, उसी में जाएगा, आर ई जोड़ दिए, कुछ नया नहीं है। जब कैपेसिटर नहीं है तो आर ई एग्जिस्टे करेगा, आर ई जोड़ देंगे, वैल्यू आ जाएगा। वोल्टेज गेन अनलोडेड के लिए, अनलोडेड के लिए, सिंपल सी बात है, निकल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आसान है। दिमाग को चालू रखना, खोल के रखना, तब समझना है। ठीक है, चलो इनपुट इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन एमिटर के इनपुट इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं। जो इनपुट इम्पीडेंस मैंने बताया, इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, आर आई एन को इनपुट इम्पीडेंस बोलते हैं। R1 जो पैरेलल होता है R2 के, ये जब इसकी पैरेलल होता है, ठीक है, तो उसकी फॉर्मूला निकालते हैं R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये इनपुट इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है। ये जो इनपुट इम्पीडेंस सेट करते हैं, एक बेस को जो ट्रांजिस्टर का जो बेस और इमीटर होता है, उसमें इनपुट इम्पीडेंस होता है, उसकी इक्वलेंट में रेजिस्टेंस लगा के सेट करते हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा इससे कम रखते हैं। ठीक है, यानी इन दोनों को जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस आएगा, उसकी वैल्यू इस वाले रेजिस्टेंस से हमेशा कम रखते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा रखेंगे, क्यों कम रखते हैं, प्रॉपर्ली क्यों कम रखते हैं, ज़्यादा कम इसलिए रखते हैं कि उधर मैक्सिमम करंट ना जाए, मैक्सिमम करंट इधर निकले। ठीक है, मैक्सिमम करंट हमारा डीसी का इधर निकले और मोस्टली एसी उधर से पास हो जाए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या बाईपास कैपेसिटर लग जाएगा, तो मैक्सिमम डीसी इधर से निकल जाएगा, एसी उधर से निकल जाएगा। ठीक है, और डीसी जो उधर ना जा पाए, इसलिए इसकी वैल्यू को मिनिमम रखते हैं, इसकी वैल्यू को मैक्सिमम रखते हैं, ताकि डीसी जो आसान रास्ता देख के निकले, ठीक है, लेस रेजिस्टेंस का रास्ता देख के आई भी निकले। ठीक है, तो जेड और इस जेड बेस का जो रेजिस्टेंस होता है, उसको कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जेड आई एन बेस का जो है बेस का होता है वो बीटा आई होता है। ठीक है, बीटा आई ये फॉर्मूला होता है, बीटा आई बोल करंट गेन अपॉन में आर ई के पर करंट गेन और मल्टीप्लाई कर देंगे आर ई डायनेमिक रेजिस्टेंस का। डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, 25 मिली वोल्ट से ले 25 मिली वोल्ट अपॉन में आई, यानी हमको आई चाहिए आर ई निकालने के लिए, और आई पता हो जाएगा, बीटा पता हो जाएगा, तो हमको बेस इम्पीडेंस पता चल जाएगा, और R1 R2 पता होगा तो हमको इनपुट इम्पीडेंस पता चल जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, इनपुट इम्पीडेंस जो होता है हमेशा कम होता है इनपुट इम्पीडेंस बेस से। क्यों कम होता है मैंने बताया, क्योंकि करंट जो होता है आसान रास्ता खोजता है, ये हमेशा कम होता है इसके कंपेयर में। ठीक है, इनपुट इम्पीडेंस हमेशा कम होता है इनपुट इम्पीडेंस बेस के कंपेयर में, क्योंकि मैक्सिमम डीसी करंट बेस निकल जाएगा, बाईपास फिल्टर फेल हो जाता, कहीं चल जाता, तो भी डीसी उधर ना फ्लो हो और मैक्सिमम जो एसी फ्लो का काम अपना कर जाए। ठीक है, एसी इम्पीडेंस होता है, एसी इम्पीडेंस का बीटा आर ई फॉर्मूला होता है इनपुट इम्पीडेंस बेस का निकालने के लिए। ठीक है, एग्जाम में करके पूछ देता है, तो देख लेंगे। ठीक है, अब वोल्टेज गेन स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, कब कितना वोल्टेज गेन हो गया, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब समझते हो किसका क्या का इस्तेमाल है। वोल्टेज गेन स्टेबिलिटी, ठीक है, वोल्टेज गेन स्टेबिलिटी क्या होता है, भैया वोल्टेज दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ गया तो करंट बढ़ जाएगा, लीकेज करंट बढ़ जाएगा, आई बढ़ जाएगा तो आईसी बढ़ जाएगा, ड्रॉप बढ़ जाएगा। ड्रॉप बढ़ने से क्या होगा कि हमारा जो है कि वोल्टेज गेन घट जाएगा या बढ़ जाएगा, दिक्कत स्टेबिलिटी रहता, स्टेबिलिटी नहीं रहता, इसको स्टेबल करते हैं। तो उसको स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, बाईपास कैपेसिटर लगाते हैं। ठीक है, तो स्टेबलाइज करने के बाद एक जो ट्रांजिस्टर को स्टेबलाइज कर देते हैं, तो उस टाइप के ट्रांजिस्टर को क्या बोलते हैं, स्वैम ट्रांजिस्टर, स्वैम ट्रांजिस्टर, यस, सॉरी स्वैम एम्पलीफायर, स्वैम एम्पलीफायर। स्वैम का मतलब होता है स्टेबल, कांस्टेंट, फिक्स्ड, ये तीनों मतलब होता है स्वैम का। ठीक है, तो जो एम्पलीफायर को फिक्स कर सकते हैं, कांस्टेंट कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को, करंट बढ़े घटे, टेम्परेचर बढ़े घटे, उससे उसके एम्पलीफिकेशन में कोई इफेक्ट ना हो, कांस्टेंट वो काम कर रहे, तो उस टाइप के एम्पलीफायर को क्या बोलते हैं, स्वैम एम्पलीफायर। ठीक है, स्वैम एम्पलीफायर क्या होता है, वो एक स्टेबल वोल्टेज गेन देता है, टेम्परेचर बढ़ने घटने से कोई मतलब नहीं, मौसम चेंज होने से कहीं मतलब नहीं, आसमान में रखो, बर्फ़ में रखो, फ्रिज में रखो, कहीं रखो, छत पे रखो, कहीं एम्पलीफायर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और आपको पता है कि एम्पलीफायर कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सैटेलाइट में इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े टावर में इस्तेमाल करते हैं, तो सूरज की गर्मी उतनी ऊंचाई पे टेम्परेचर बढ़ता भी है, मौसम की मार सबको झेलना है। टेम्परेचर वेरिएशन से क्या होता है, ठंडे में जो है 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, कभी 7 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और कहीं के 7 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और गर्मियों में 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाता है। डोकलाम की बात करें तो माइनस में चला जाता है, और जैसलमेर की बात करें तो 65 डिग्री सेल्सियस चल जाता है। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम नहीं होगी एम्पलीफिकेशन में, फ़ोन से बात करने में या फिर नेट सर्विंग करने में,
तो इसलिए सबको स्टेबलाइज जो सैम्प रेजिस्टेंस वहाँ सैम्प एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये सब चीज़ें आसानी से हो पाएँ। स्टेबलाइज करते हैं वोल्टेज को, कैसे स्टेबलाइज करते हैं इस फिगर के समझते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। स्टेबलाइज देख इसको रब कर देते हैं। दोनों फिगर के सामने एक स्टैंडर्ड कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है, सैम्प एम्पलीफायर है। दोनों में अंतर क्या, बड़ा आसान सा छोटा देख लीजिए। कुछ नहीं, यहाँ से देखो आप, ये हमारा आरी है, जब पूरा आरी को गायब कर देता है ये बाईपास कैपेसिटर, तो इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉमन एमीटर। लेकिन इसके कुछ वैल्यूज़ को जो है कि बाइफरकेट कर देता है, कुछ वैल्यूज़ को गायब कर देता है, कुछ वैल्यूज़ को छोड़ देता है। मतलब 100 ओम का अगर हमारा रेजिस्टेंस है तो 80 ओम घटा देता है, या 20 ओम रेजिस्टेंस कंटिन्यू उसमें रहने देता है। अगर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बस कोई कुछ करंट को थाम लेगा, जिससे कि वोल्टेज स्टेबिलिटी जो है कि मेंटेन रहेगी, ठीक है। मान लो करंट बढ़ गया, मौसम चेंज हो गया तो लीकेज करंट बढ़ गया, मेजॉरिटी कैरियर बढ़ गया तो करंट आईसी बढ़ गया, आईसी बढ़ने से ड्रॉप बढ़ गया, तो यहाँ पे भी ड्रॉप होगा ना भाई, आईसी वहाँ भी ड्रॉप होगा, यहाँ भी ड्रॉप होगा, तो वोल्टेज गेन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए क्या करके स्मार्टली कि कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पे जो वोल्टेज जितना करंट बढ़ा है उसको खा जाएगा, तो जितना मिल रहा था पहले उतना मिलेगा। लेकिन इन तक के वोल्ट, ठीक है। अच्छी की बात ये है कि टेम्परेचर कम होने से ना क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बढ़ने से होता है। तो बढ़ने के लिए लगा दिया उपाय, लेकिन मान लो जब घटेगा, जब नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर नॉर्मल है, तो इसकी वैल्यू ये भी तो कुछ खाएगा, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो इसीलिए जो होता है सैम्प रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पे देखते हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे जैसलमेर राजस्थान साइड में, तो वहाँ पे सैम्प रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो मरो मौसम सब साल भर में 9 महीना 10 महीना ज़्यादा गर्मी रहना है, तो वहाँ पर सैम्प रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। या वहाँ कुछ रजिस्टर आरी का वैल्यू, कुछ आरी का कुछ रेजिस्टेंस होता है, जो कुछ भाग जो 100 में से 80% कट जाता है, 20% मौजूद रहता है, वो कब वो भी ऑटोमेटिक होता है, वो कब काम करता है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसे रास्ता लगा होता है, यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे रास्ता लगा रहता है, यहाँ पे की लगा रहता है, ठीक है। जब तक टेम्परेचर जो है कि डाउन रहेगा, ये ओपन रहेगा, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब से सट जाएगा, और सटने के बाद क्या होगा, जब सटा रहेगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ओपन हो जाएगा, और कुछ पार्ट जो है कि इसका कट जाएगा, यहाँ से लॉस हो जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ से बच जाएगा, अगर रेजिस्टेंस या करंट हाई करंट यहाँ के खपत हो जाएगा, तो जिससे क्या आउटपुट गेन का स्टेबिलिटी क्या बढ़ जाएगी, मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। ये था उसका सैम्प रेजिस्टेंस, ये था स्टैंडर्ड एमीटर, और इसी को फिगर के थ्रू समझाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसका कुछ फॉर्मूला है, उसको देख लेते हैं, उसको देखने के बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ेंगे। और आज ही किसी भी कीमत पे इस चैप्टर को ख़त्म करना है, किसी भी कीमत पे। मैं पिछले 3 घंटों से कंटिन्यू लेक्चर दे रहा हूँ, वीडियो भले ही आपका कम हो, ठीक है। तो आज ही इस चैप्टर को ख़त्म भी करना है। चलिए देखो, ठीक है। एक चीज़ ये जो RE1 की वैल्यू जो है, जो स्वैम्प रेजिस्टेंस क्या होता है कि इस मीटर के रेजिस्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, और 2 पार्ट में एक का पार्ट ज़्यादा होता है, एक पार्ट छोटा होता है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को कैपेसिटर की वजह से बाईपास कर देते हैं, खत्म हो जाता है, ये बच जाता है। इसकी वैल्यू जो होती है RE जो होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस से 10 टाइम्स क्या होता है, ज़्यादा होती है। इसकी वैल्यू RE से 10 टाइम्स ज़्यादा होती है। इसको रट्टा मार के रख लो, ये प्रैक्टिकली होता है, आइडियल होता है, ठीक है। इसको रखते हैं, क्यों रखते हैं, बेसिकली कुछ रखते वक्त नहीं है। इन दोनों के कंपेयर में इसको 80% कम रखते हैं, उसको 20% रख के रखते हैं। अब 20% की वैल्यू इससे 10% ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा होती है, तो उसमें इसकी क्या गलती, कोई गलती नहीं है, यही छोटा है ससुरा, ठीक है। तो ये हमेशा RE1 जो होता है वो RE के कंपेयर में, डायनेमिक रेजिस्टेंस के कंपेयर में 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। अगर हम स्वैम्प एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन के बारे में बात करें, वोल्टेज गेन के बारे में बात करें स्वैम्प एम्पलीफायर के अनलोडेड के बारे में, उसका क्या हो जाएगा। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा था, RC/RE पढ़ा था, RC/RE, लेकिन यहाँ पे RE तो मौजूद है, ये डायनेमिक रेजिस्टेंस की वजह से RE तो हमेशा मौजूद रहेगा, प्लस RE1 भी यहाँ मौजूद हो जाएगा, ठीक है। RE1 भी यहाँ मौजूद हो जाएगा, ठीक है। बुझाया नहीं बुझाया, RE1 भी मौजूद हो जाएगा। लेकिन ये RE1 इससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो इसके कंपेयर में इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, और नेगलेक्ट करने के बाद हमारा जो बनता है बोलता RC/RE1, ठीक है। वो अनलोडेड के लिए, लोडेड की बात करें तो हो जाएगा RAC/RE1, कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इससे एक और चीज़ समझना है, जब हमारा RE1 बदल गया है
RE1 से डायनेमिक रेजिस्टेंस बदल गया, इससे हमारा जेड इम्पीडेंस जो बेस वाला था उस पर भी तो इफेक्ट होगा। उस पर क्या इफेक्ट होगा, तो जो बीटा RE था अब बीटा RE प्लस RE1 हो गया, यानी पहले एक टाइम्स तो ये था, 10 टाइम्स ये हो गया, यानी 11 टाइम्स यानी 10 गुना बढ़ गया उसमें। यानी कि स्वैम्प रेजिस्टेंस में बेस इम्पीडेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, पहले था बीटा RE1 था, अब बीटा RE के साथ साथ ये भी तो आ गया, ये RE1 जो है स्वैम्प रेजिस्टेंस वाला, जो पार्शियल स्वैम्प रेजिस्टेंस, पहले पार्शियल इक्वल रेजिस्टेंस है मीटर का, वो भी बीटा RE1 से 10 गुना ज़्यादा है। एक गुना तो ये था, 10 गुना ये 11 गुना हो गया। अब बीटा जब 11, पहले एक गुना इंटू बीटा था, 11 गुना इंटू बीटा हो गया, यानी 10 गुना क्या बढ़ गया। तो बेस का जो इम्पीडेंस जो होता है, इम्पीडेंस बेस जो होता है जंक्शन का स्वैम्प एम्पलीफायर में, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, बीटा RE प्लस RE1। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, बस यही था। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से एम्पलीफायर कैसा कैसा होता है, कैसा कैसा नहीं होता है, साइज के हिसाब से, ऑडियो फ्रिक्वेंसी के हिसाब से। ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेडियो एम्पलीफायर होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू यूज़ के हिसाब से क्या है, पावर गेन लेना है कि वोल्टेज गेन लेना है, ठीक है, करंट गेन लेना है, किस टाइप एम्पलीफायर का इस्तेमाल करना है। अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेंसी बतेबे कि 20 से 20 हर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए, और बहुत ज़्यादा पावर गेन बढ़ाने के लिए ये होता है। फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए जो एक क्लास 1 टाइप का जो होता है एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लास 1, क्लास बी, क्लास सी, 3 तरह के एम्पलीफायर होते हैं। तीनों के बारे में बता देता हूँ अभी भी बारी बारी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कपलिंग मेथड, RC कपलिंग होता है, ट्रांसफार्मर कपलिंग होता है। ये नेक्स्ट में पढ़ेंगे, जब एक सिंगल स्टेज को दूसरे सिंगल स्टेज से जोड़ते हैं तो उसमें या तो कैपेसिटर लगा के जोड़ते हैं या ट्रांसफार्मर लगा के जोड़ते हैं। कौन बेस्ट होता है कौन नहीं होता है वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कपलिंग मेथड पे और उसके अकॉर्डिंग हमारी ज़रूरत के हिसाब से, आउटपुट के हिसाब से हम कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ के हिसाब से करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ क्या उसको बोलते हैं, ऑपरेशन के हिसाब से, कि हमको ज़्यादा हाई पावर चाहिए तो क्लास वन हम अपनी एम्पलीफायर यूज़ करेंगे, कम चाहे क्लास बी और एकदम नहीं चाहे क्लास 3। जैसे कि ऑडियो पावर एम्पलीफायर क्या होता है, पावर एम्पलीफायर जो होता है क्लास 1 एम्पलीफायर होता है। फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर जो होता है 20 से 20,000 से, उसको क्लास 1 एम्पलीफायर में रखते हैं। ठीक है, क्लास बी एम्पलीफायर क्या होता है, फिर क्लास बी एम्पलीफायर नॉर्मल जो ट्रांसफर कपलिंग होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर कपलिंग जो होता है वो भी क्या क्लास 1 एम्पलीफायर होता है। ठीक है, क्लास 1, क्लास बी, क्लास सी की बात करते हैं। क्लास 1 वो एम्पलीफायर होता है जो आउटपुट, जो सिग्नल का आउटपुट का दोनों फेज ले ले, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी ले ले, नेगेटिव हाफ साइकिल का भी इस्तेमाल कर ले, उसको बोलते हैं क्लास 1 एम्पलीफायर। ठीक है, जो सिर्फ पॉजिटिव हाफ को ले उसको क्लास बी बोलते हैं, और जो क्लास सी जो होता है जो पॉजिटिव हाफ का भी थोड़ा सा ले उसको क्लास सी बोलते हैं। तो पावर गेन के लिए तो पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चाहिए, ऑडियो फ्रिक्वेंसी के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चाहिए। मैं बोलूँगा राम, तो राम ऊपर हो गया, माँ नीचे हो गया, निचले फेज में। लेकिन अगर क्लास 1 का इस्तेमाल करेंगे तो राम पूरा आएगा, क्लास बी का इस्तेमाल करेंगे तो बस रा आएगा, और क्लास सी का इस्तेमाल करेंगे तो र आएगा बस। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है, कहाँ क्या इस्तेमाल करते हैं, बुक में सारा चीज़ें पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने जो था उससे अधिक बता दिया आपको। ठीक है, अब एक फिगर की बात आती है कि भैया इतना पढ़ने के बाद एम्पलीफायर का फिगर आप किसे बनाएंगे, सुंदर सा फिगर भी तो होगा, ऐसे ही नंबर बनाएंगे, ऐसे ही अच्छा लग रहा है क्या देखने में, नहीं, सुंदरीकरण के लिए इसको एक डब्बे में पैक कर देंगे, बस डब्बा दिखेगा बढ़िया सा, रंग वंग देंगे, पेंट कर देंगे, अंदर कौन देखेगा, अंदर तो इंजीनियर देखेगा ना, खरीदने वाला थोड़ी, अंदर तो खरीदने वाला थोड़ी, अगर तो डब्बा डिज़ाइन देखेगा, अंदर का थोड़ी क्या पता उसको क्या है। इंजीनियर उसको पैक कर देते हैं कि अच्छे से उसको क्या बेचा जा सके। ठीक है, उसका बिजनेस वैल्यू को भेजा जा सके, तो उसके फिगर को समझेंगे, फिगर को खोलने की जरूरत नहीं है, इसी को पैक कर देंगे, फिगर बन गया। और उसके बाद फिगर का समय क्वेश्चन कोई है नहीं, MCQ कल मिलेगा, नेक्स्ट वीडियोस में मिलेगा MCQ, और फिगर के बाद थोड़ा बहुत बात करेंगे वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, एम्पलीफायर इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, डब्बा दिख रहा है, एम्पलीफायर है, ये V1 दे रहे हैं, सिग्नल I1 मिल रहा है, I1 के थ्रू इसमें करंट जा रहा है, I2 और RL मिल रहा है, और यहाँ पे V2 मिल रहा है। एज ए ट्रांसफार्मर की तरह इसमें भी होता है। ये था डब्बा के अंदर कुछ नहीं है, जो था सब बता रहा हूँ, लेकिन डब्बा खोले तो हमें ये दिखा। ठीक है, ये एम्पलीफायर का डब्बा खोले तो ये दिखा कि I1 भी दिख रहा है, V1 भी दिख रहा है। ये सबसे A0 V1 क्या आ गया, गोला सा आ गया, फिर I2 आ गया, V दिख रहा है, आर आउट, यहाँ पर RL था, वहाँ आर आउट क्या हो गया, आर आउट मतलब V आउट, V2 जो मिल रहा है, आर आउट आउटपुट जो मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया।
लेकिन ए नॉट वी वन क्या है, तो ये जो करंट आई वन जो दिख रहा है ना, ये आई वन की वजह से आई टू मिल रहा है, जिसमें जनरेट हो रहा है। आई वन की वजह से आई टू मिल रहा है, इस आई वन की वजह से वी वन मिल रहा है, और वी वन कितना मिल रहा है, तो ए नॉट मिल रहा है, वोल्टेज गेन के अकॉर्डिंग मिल रहा है। मतलब नहीं समझ में आया, बता रहा हूँ। मालूम वी वन कितना है 10 वोल्ट है, ठीक है। इस वी टू कितना है मालूम 100, लेकिन वी टू 100 है, यानी ए नॉट की वैल्यू क्या है 10 है। बात समझ में आई? नहीं समझ में। यानी इसकी जो एम्पलीफायर की कैपेसिटी है वो 10 टाइम्स बढ़ा दे रहा है, यानी ये 10 दिया था, 10 गुना बढ़ के 100 मिली वोल्ट हो गया। तो ये इसका जो ए नॉट क्या हो गया, वो ए नॉट क्या हो गया, टाइम्स हो गया, डेसिबल हो गया, कितना टाइम्स में इंक्रीज कर रहा है वी वन को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जनरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। जनरेटिंग वोल्टेज मतलब जब 10 दे रहा था यहाँ 100 हो गया, यानी बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि ए नॉट की वजह से बढ़ा। तो ए नॉट को यहाँ पे गोला दिखा रहे हैं जनरेटर के रूप में, इसे गोला तो जनरेटर कैसे दिखाते हैं ना, ठीक है। तो इसे जनरेटर को दिखा दिया, जी बना दिया वैसे कि भाई ये जनरेट थोड़ी कर बढ़ा रहा है, जनरेट नहीं कर, लेकिन मान लेते हैं कि बढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन उसको जनरेटिंग एज्यूम कर लेते हैं, तो इसको ए नॉट वी वन कर दिए, ठीक है भाई। 100 गुना हो गया तो 10 गुना हो गया, 100 वोल्ट हो गया, ठीक है। फिर इसको आगे देगा, फिर ए नॉट की वैल्यू जो होगी, इतना कैपेसिटी होगा, उतना 1000 कर सकता है, लाख कर सकता है, इतना उसका ऊपर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अब होगा, अब कैसी होगा, इसको खोल के पढ़ेंगे। हम इंजीनियर्स हैं, ये बेचने के लिए हम लोग बनाना भी पड़ेगा, तो बनाने के लिए इसको सीखना पड़ेगा। आइए खोल के देखते हैं, अच्छे से एक एक पार्ट को सीखते हैं, ठीक है। फिगर देखिए, फिगर है, यस है, सिग्नल इनपुट है, आर आई एन है, आर एस है, ठीक है, आर आउट है, यहाँ से आउटपुट लेते हैं, ये सीरीज रेजिस्टेंस होता है, घटाते बढ़ाते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक होता है, जिसकी वैल्यू आउटपुट में स्टेबिलिटी बना रहे, ठीक है। ये की वैल्यू बताइए आपको, ए नॉट वी वन है, वी टू है, आर एल है, आर आउट है, ठीक है। चलो हम सबसे पहले आई वन की बात करें। आई वन की वैल्यू क्या होगी, तो टोटल ई एस अपॉन में ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, आर एस प्लस आर आई एन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वी वन की वैल्यू बात करें, वी वन की वैल्यू क्या होगी, तो वी वन की वैल्यू क्या होगी भैया, आई वन इंटू आर आई एन, ये करेंट इसका वोल्टेज इसके किसके बराबर होगा, तो वो होगा ई एस इंटू इसका रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा रहा हूँ, आर आई एन प्लस आर एस, ये दोनों का रेजिस्टेंस। इक्वेशन नंबर 1 2 ये 1, ठीक है। आई टू के बारे में बात कर ले, चलो आई टू के बारे में बात करेंगे तो आई टू कैसे निकलेगा, तो ए नॉट वी वन जो होता है टोटल वोल्टेज वी टू बराबर होता है, ए नॉट वी वन इंटू आपको अपॉन में आर आउट टोटल वोल्टेज अपॉन में आर आउट अपॉन में आर एल प्लस आर एल, ठीक है। थर्ड इक्वेशन वी टू की वैल्यू निकालना है, वी टू की वैल्यू क्या निकलेगा, तो आई टू इंटू आर एल, आई टी वैल्यू क्या है, ये दी हुई है, यहाँ रख दो, यहाँ से तो इस आई टू वैल्यू में आर एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए नॉट वी वन आर एल अपॉन में आर आउट प्लस आर एल। क्या आपको ये सब याद रखना है क्या? नहीं याद रखना है, क्यों नहीं याद रखना, ये सब क्या, ये सब सिखा रहा हूँ कैसे आ रहा है, ठीक है। ये समझ में आया फॉर्मूला, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन, क्या सारे इंपॉर्टेंट है ना इनसे। अब हमको निकालना है एवरेज, आउटपुट गेन निकालना है, तो वोल्टेज गेन निकालना। वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है, बी टू अपॉन बी वन, बी वन की वैल्यू दे रखी है यहाँ से ये वाली, बी टू की वैल्यू दे रखी है यहाँ से ये वाली, इसको उठा के इसी को रखो, फिर नीचे इसको रखो, आ जाएगा जो वैल्यू बहुत लंबा चौड़ा आएगा, इसको फिर डिवाइड करके हटा के एक आता है वैल्यू, उसको बोलते हैं क्या, ए नॉट आर एल अपॉन में आर आउट प्लस आर एल। इसको याद करना है, इसको याद करना है, इसमें से किसी को नहीं याद करना, इसको याद करना है, ठीक है। इसको याद कर लिया, ये वोल्टेज गेन हो गया। करेंट गेन के लिए क्या फॉर्मूला है, तो करेंट गेन के लिए भाई क्या फॉर्मूला है, करेंट गेन को बीटा से निकलते हैं, ए आई। करेंट गेन के लिए फॉर्मूला क्या है, आई टू अपॉन में आई वन यहाँ से उठाइए, आई टू यहाँ से उठाइए, दोनों को समराइज कर दीजिए। समराइज करने के बाद जो वैल्यू आता है क्या आता है,
ए नॉट आर आई एन अपॉन में आर आउट प्लस आर एल। यहाँ पे देखो वोल्टेज गेन में आर एल आ गया है, करंट गेन में आर आई एन आ गया है, ठीक है। और पावर गेन की बात करें तो पावर गेन में क्या आ जाएगा, ठीक है, वोल्टेज गेन इंटू पावर गेन, ठीक है। वोल्टेज गेन और पावर गेन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर गेन आ जाएगा। पूरा बोर्ड भर गया है, देख लो, समझ लो, इससे नहीं, बस इसको याद कर लेना है, इसको याद कर लेना है बस। एक के याद करो ना, आर नॉट, आर नॉट क्या है, बीटा की वैल्यू है, या फिर वोल्टेज गेन का जो कितना 10 गुना बढ़ा रहा है, ए नॉट की वैल्यू आर एल, ये है अपन में आर आउट पर आर एल, या फिर आर आई एन बस सब में बस आर एल और आई एन को याद रखना, ए नॉट की बाकी सब वही है। इससे आप करंट गेन वोल्टेज गेन निकाल लोगे, ऐसे करंट गेन निकाल, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पावर गेन होगा। नाउ चैप्टर क्लोज, मतलब हो गया। अब गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर, गेन एंड ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, कौन कौन सा गेन किस में होता है, कैसे होता है, सब मालूम है, देखो सीखते जाओ। कॉमन एमिटर में क्या क्या होता है सिखा रहा हूँ, शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। देखो कॉन्फ़िगरेशन याद कर रहे हैं गेन के लिए, ठीक है। इस कॉमन एमिटर सबसे अधिक इस्तेमाल होता है, कॉमन बेस, फिर कॉमन कलेक्टर, ठीक है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसलिए सी, उसके बाद बी, उसके बाद सी, सी बी सी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, 90% इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको पहले लिखें। उसके बाद ये पहले सी के पहले बी आता है, इसलिए कॉमन बेस लिखें, फिर सी आता है इसलिए सी लिखें लास्ट में, ठीक है। कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, तो इसमें सब गेन होता है, ऑल गेन, ऑल तीनों गेन होता है। करेंट गेन भी होता है, वोल्टेज गेन भी होता है, पावर गेन भी होता है, ठीक है। फिर आते हैं बेस के बारे में। कॉमन बेस में जब बात करेंगे तो कॉमन बेस में सब गेन होता है, वोल्टेज गेन भी होता है, पावर गेन भी होता है, बस करंट गेन नहीं होता है, ठीक है। इसमें करंट गेन नहीं होता है। करंट गेन क्या होता है, एक से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। कॉमन बेस में करंट गेन नहीं होता है, और करंट गेन होता भी है तो एक से कम होता है, इसलिए होना बराबर वाला कम कर देता है। और कॉमन कलेक्टर की बात करें तो सब गेन होता है, वोल्टेज गेन नहीं होता है, वोल्टेज गेन नहीं होता है, ठीक है। पहला में सब होगा, फिर 20 स्टार्ट आ जाएगा तो वोल्टेज गेन में, कॉमन बेस में करंट गेन होबे नहीं करता, बाकी कुल गेन होता है। और कॉमन कलेक्टर में क्या होता है, बेस नहीं, वोल्टेज गेन नहीं होता, कुल होता है, बाकी कुल जो पावर गेन, करंट गेन। नाउ चैप्टर इज क्लोज। एमसीक्यू क्वेश्चन जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस, ठीक है। रिकवरी रेट ठीक है, मैं पिछले 3.5 घंटे से खड़ा हूँ कंटिन्यू वीडियो बनाने के लिए, चलिए ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिए अपना भी, अपने परिवार का भी। कोविड चल रहा है और ये मजाक नहीं है, बहुत ही सीरियस लीजिए, बहुत ही गंदी बीमारी है, बहुत ही गंदी बीमारी है, ठीक है। बहुत लोग मर रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ, स्टे ट्यून्ड विद अस और साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। बाहर मत निकलिए, ज़िंदगी रहेगा तो सब कुछ रहेगा। कुछ दिन न रुकने से, इतने दिन आदमी कमाया है, इतने दिनों से मेहनत किया है, क्या 2-3 महीने वो नहीं जी खा सकता है क्या? मरेगा तो मर जाएगा तो जिएगा क्या? जिंदा रहेगा तब तो जिएगा। पिछले 20 सालों से लोग काम कर रहे हैं, 10 सालों से, 5 महीने से, 8 महीने से, 10 महीने से, 1 साल से, क्या 2 महीने तुम नहीं रह सकते बेड पे? कमा नहीं सकते हो, करना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। बाहर मौत है, हवाओं में दुश्मन घूम रहे हैं, अदृश्य है, इनविजिबल है, ठीक है। वेव 3 आने वाली है, थर्ड, सेकेंड तक तैयारी नहीं है, हम थर्ड आ रहा है। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तड़प के लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है भारत में। सच्चा मतलब कितनी ज़्यादा, कितनी गलत बात है ये, तो ऑक्सीजन नहीं हमारे देश में मिल रहा, ठीक है। क्या छोड़िए, तो सबकी बात की बात है, इसमें किसका फॉल्ट है? सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं गलती है, हमारी भी गलती है। गवर्नमेंट बोला मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करो, घंटा हमें फ़र्क पड़ता है। मरेंगे मेरे यहाँ तो देखेंगे, तब हमको फ़र्क पड़ेगा। 2-4 दिन रोलेंगे, काम करते हैं। हम ढीठ हैं, बिकॉज वी आर इलिटरेट। पढ़े लिखे जागरूक हम बेवकूफ़ हैं, ओवर है, हमारी गलती है। इसलिए हम सिर्फ सरकार पे माथा फोड़ने से नहीं होगा, हमने भी अपना काम नहीं किया। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमने कोई भी अपना जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं निभाया। हमने गैर जिम्मेदार हरकत किया, इसलिए कोविड फैला है, ठीक है। कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं, इंडिया में ऐसे ही होना है, ठीक है। तो जो समझदार हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ घर पे रहिए
कोशिश कीजिए जितना ज़रूरत है उसी में आप 2 महीना से 3 महीना गुजार लें। पीक है अगस्त तक सब कुछ नॉर्मल, कुछ नहीं होने वाला। हर्ड जो है कि इम्यूनिटी आएगा वो भी आने में 2 से 3 महीना या 1 से 2 साल लगेगा। वैक्सीन तब तक वैक्सीन भी लगने में सभी को, पूरी कंट्री में 18 साल से ऊपर को लोगों को भी लगना स्टार्ट हो गया 1 मई से, लेकिन भी लग नहीं रहा, नहीं बहुत कम लग रहा है। तो सरकार ने स्टार्ट किया, वैक्सीन नहीं है, पूरी 2 ही कंपनी है, पूरे अपने 100% देगा तो 6 करोड़ वैक्सीन 1 मंथ में बनाएगा। ऐसे साल भर लग जाएगा हमारे पूरे कंट्री में हर किसी को वैक्सीनेशन करने में। तो घर पे रहिए, दूरी मेंटेन कीजिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और जैसे ही लॉकडाउन अनलॉक होगा, सारे एग्जाम्स और धड़ाधड़ पढ़ने का टाइम, रिविजन का टाइम मिलेगा। दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। स्टे ट्यून, पढ़ते रहिए और जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल जरूर मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिए।